मेरे शेरों श्रेणियों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और हम आ चुके हैं अभी लाइव एक नए सेशन के साथ में, एक नई क्लास के साथ में आप सभी के सामने हम लाइव हैं। आज का सेशन एक वन शॉट बाइनोमियल का सेशन आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं। तो मैं चाहूंगा फटाफट से हमारी पूरी आर्मी पूरे जोश के साथ में लाइव आ जाए और फिर हम स्टार्ट कर दें आज का हमारा बेहतरीन वाला सेशन, जिस क्लास के अंदर हम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो भी हम कुछ करने वाले हैं और बाइनोमियल का जो कॉन्सेप्ट है वो हम एक क्लास के अंदर फिनिश करेंगे। ठीक है जी, चलो जी स्टार्ट कर दिया जाए। आप लोग तैयार हैं? मैं चाहूंगा एक बार पूरे जोश के साथ में कमेंट में आप लोग टाइप कर दें, आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स। हाँ जी, बात तो खैर बिल्कुल सही है कि तूफान में ताश का घर नहीं बनता और रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया जीतने का हौसला रखो मेरे दोस्त, क्योंकि एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। यही जोश आपके अंदर होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। मैं फिर से आपको बता दूं, मैं कल की क्लास में भी थोड़ी सी चीजें आपको समझा रहा था कि ये एनफ नहीं है कि आपको बहुत कुछ नॉलेज, आपको बहुत कुछ आता है, ये सफिशिएंट नहीं है। मतलब इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। एक एनडी एस्पिरेंट होने के नाते आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। और वो चीज ये है कि आप लास्ट टाइम पर अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो किस लेवल पर पहुंचा लेते हैं। अगर आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके पेपर में बैठते हैं, जैसे मैं यहाँ पर बताऊं कि अगर हम बिना कॉन्फिडेंस के यहाँ पर आते हैं तो हो सकता है कि आपको तो पता नहीं लगे, लेकिन हमें जरूर पता लग जाता है कि हाँ, आज हम जो नॉलेज वास्तव में जिस तरीके से डिलीवर करना चाहिए था उस तरीके से डिलीवर नहीं कर पाए। और ये आप लोगों के अंदर भी होना चाहिए, क्योंकि लास्ट के टाइम पर अगर आपने कॉन्फिडेंस जनरेट कर लिया है तो वो कॉन्फिडेंस पेपर के अंदर अपने आप ही आपका जो स्कोर है वो बूस्ट करके छोड़ेगा। अगर आपने कॉन्फिडेंस लो लेवल पे रखा है, अपने आप को कमजोर समझने की कोशिश करी है कि मुझे ये भी नहीं आता, मुझे ये भी नहीं आता, मुझे ये भी नहीं आता, तो फिर उस टाइम पर आपको बेटा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा पेपर के अंदर। वहां पर इजी जो क्वेश्चन है, जब कॉन्फिडेंस लेवल लो रहता है उस टाइम पर जो इजी क्वेश्चन है वो भी हमारे पास हार्ड लगता है। मन के अंदर एक एक्साइटेशन होना चाहिए क्लास करने का, मन में एक एक्साइटेशन होना चाहिए जिस सपने को हमने सोचा है, जिसको निहारा है इतने दिनों से, हम जिस सपने के लिए मेहनत कर रहे हैं, जिस एग्जाम के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारे माँ बाप के सपनों को हकीकत में बदलने की कोशिश कर रहे हैं, उन सपनों के लिए हमारे अंदर एक्साइटेशन होना चाहिए, एक जोश होना चाहिए, अलग सा जुनून दिखना चाहिए। ठीक है, मरे मरे नहीं पढ़ना है, अरे खुश होके पढ़ना, आराम से मस्ती से, है ना। और वो जोश दिखना चाहिए कमेंट वाले सेक्शन में। मैं चाहूंगा एक बार पूरे जोश के साथ में कमेंट में आप लोग टाइप कर दें, आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स। कि ना कोई संघर्ष ना कोई तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, ना कोई संघर्ष ना कोई तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो सिलेक्शन वाली आग आपको लगा के रखनी है, इस आग को ठंडे होना नहीं देना है ना। बीच बीच के अंदर उसके अंदर कुछ मोटिवेशन वाली चीजें डालते रहो जिससे कि हमें मजा आएगा। ठीक है भाई, तैयार हैं आप लोग? कॉन्फिडेंस हाई ही रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल कॉन्फिडेंस पर लेवल के ऊपर होना चाहिए, टॉप लेवल पर होना चाहिए। जिस तरीके से तुमने प्रिपरेशन करी है आप दूसरों से कंपेयर मत करो उस चीज को, क्योंकि कंपेयर करते हैं कि हाँ मैं अच्छा हूं वो खराब है, या उसने बहुत बढ़िया से स्टडी करी है, तो फिर हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ना। कंपेयर मत करो, आपको आपका कंपैरिजन कहीं है नहीं, ऐसे मान के चलो आप, है ना। आपने बहुत बढ़िया तरीके से स्टडी करी और आप एक सीट की तैयारी करो ना, आपको क्यों ही, मतलब क्या चाहिए, 8,000 बच्चों का रिटर्न के अंदर क्वालिफाई होता है, तो आप एक सीट आपकी पक्की करके चलो, दूसरे हमें मतलब नहीं है दूसरे अपने हिसाब से सेट कर लेंगे। ठीक है, तो आई थिंक टॉप लेवल का आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है भाई, मैं स्टार्ट कर दूं। हम स्टार्ट कर रहे हैं बाइनोमियल, ठीक है ना। बाइनोमियल थ्योरम के बारे में चर्चा करेंगे। और बाइनोमियल से आपको पता ही है कि एग्जाम में कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं। अपने नोट्स बनाए हैं तो आप सेल्फ स्टडी भी उस तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है भाई, हाँ जी। तो टॉपिक हमारा रहेगा बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम द्विपद प्रमेय। और यदि मैं बात करूं यहां से एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, एनडीए के अंदर अप्रोक्सीमेटली आप ये मान के चलो 3 से लेकर 4 क्वेश्चंस का कलेक्शन होता है। कई बार आ जाता है डिविजिबिलिटी वाला क्वेश्चन आ जाता है, उसको आप बेसिक मैथ्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, लेकिन बेसिक मैथ्स का नहीं होता, उसके अंदर कहीं ना कहीं हमारी बाइनोमियल लिंक रहती है। बाइनोमियल क्या होता है, जैसे मान लो बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूं और बहुत सारे क्वेश्चन है, देख लो है नए नए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, तो ये जो क्वेश्चन है ये भी मैं आपको करवा दूंगा, जिससे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बढ़िया हो जाए।
और मैं फिर से आपको एक ही चीज कहूंगा कि इस क्लास को करने के बाद में आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल आएगा इस टॉपिक के अंदर, अब वो आप खुद से पढ़कर जनरेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, इस क्लास के बाद में अलग से कॉन्फिडेंस लेवल आपका निखर के आएगा। अगर आपके पास कहीं पर भी दो पद ऐसे लिखे हुए हो a प्लस बी और उसकी पावर अगर 0 है, तो ऐसे केस के अंदर इसके अंदर एक ही टर्म हमारे पास रहेगी, a प्लस बी की पावर अगर 0 है तो एक ही टर्म आएगा। अगर ऐसा हमारे पास कहीं पर लिखा हुआ है a प्लस बी की पावर 1 लिखी हुई है, तो यहां से हमारे पास a प्लस का b आ जाएगा। मतलब अगर ऐसा हमारे पास लिखा हुआ है a प्लस बी की पावर अगर 2 लिखी हुई है, तो इसका एक्सपेंशन करने से हमारे पास आएगा a स्क्वायर प्लस का आ जाएगा 2ab और प्लस हमारे पास हो जाएगा b स्क्वायर हो जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर ऐसा हमारे पास हो कि a प्लस बी का होल क्यूब है, तो इसका एक्सपेंशन होगा a क्यूब प्लस का 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस होगा हमारे पास b क्यूब रहेगा। सेम ऐसे ही अगर मैं पावर 4 करूं, क्योंकि मैं यहां से बहुत सारी चीजें आपको समझाने वाला हूं, a प्लस बी की पावर अगर 4 है, तो ऐसे केस में a की पावर 4 प्लस का होगा हमारे पास 4a क्यूब इंटू b होगा और प्लस होगा 6a स्क्वायर b स्क्वायर होगा, प्लस होगा हमारे पास 4ab क्यूब होगा और प्लस हमारे पास कितना आ जाएगा, b की पावर हमारे पास आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास एक्सपेंशन होगा। अच्छा, इन एक्सपेंशन में आप एक चीज कवर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि यहाँ पर जितनी पावर है ना, जितनी पावर है हमारे पास उससे एक ज्यादा टोटल नंबर ऑफ टर्म हमारे पास होती है। जैसे मान लो a प्लस बी की पावर 0 है, तो इसमें एक टर्म है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 1 है। यहाँ पर पावर 1 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है 2 है। यहाँ पे पावर 2 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है 3 है। यहाँ पे पावर 3 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है 4 है। यहाँ पर पावर हमारे पास 4 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म हमारे पास कितनी है 5 है। समझ गए? मतलब किसी ब्रैकेट के ऊपर जितनी पावर होती है ना, उससे एक ज्यादा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होती है। पावर अगर 4 है, टोटल नंबर ऑफ टर्म 5 होगी। पावर अगर 5 है, टोटल नंबर ऑफ टर्म हमारे पास 6 होगी। एक चीज तो यहां से क्लियर हो जानी चाहिए, बाइनोमियल में टोटल नंबर ऑफ टर्म पावर से एक ज्यादा होता है। दूसरी चीज, जो हमारे पास पहली टर्म है वो ब्रैकेट की पावर से स्टार्ट होती है। ब्रैकेट की पावर 2 है, 2 पावर से स्टार्ट होगी। आप देख लो, पहली वाली जो टर्म है वो ब्रैकेट की पावर से स्टार्ट है, ब्रैकेट की पावर से स्टार्ट है, और फिर इसकी पावर जो है वो एक एक करके कम होती जाएगी और दूसरी संख्या की पावर जो है वो 0 से शुरू होके एक एक करके बढ़ती जाएगी। यहाँ पे पावर 2 है, फिर पावर 1 हो गई, लास्ट में जाके तो 0 ही हो गई। ऐसे केस में यहाँ पे 3 पावर है, फिर 2 पावर हो गई, फिर 1 पावर हो गई, लास्ट में जाके 0 हो गई। 4 पावर है, फिर 3 पावर, फिर 2 पावर, फिर 1 पावर, लास्ट में जाके 0। और दूसरी संख्या की जो पावर है वो हमारे पास 0 से स्टार्ट होगी और 0 से स्टार्ट होके एक एक करके बढ़ती जाएगी। जैसे 0 है, फिर उसके बाद में 1 बढ़ गई, फिर उसके बाद में 1 और बढ़ गई। ऐसे ही 0 पावर है, फिर 1 बढ़ गई, फिर 2 बढ़ गई, फिर 3 बढ़ गई, है ना। एक एक करके दूसरी संख्या की पावर तो बढ़ती जाएगी और पहली संख्या की जो पावर है वो कम होती जाएगी। लेकिन हर टर्म में दोनों की पावर का सम जो है वो ब्रैकेट की पावर के बराबर होता है। देख लो आप, इसके अंदर केवल 3 है, इसमें 2 पावर, 1 पावर कितनी होगी 3 पावर, इसमें कितनी पावर 3 पावर, इसमें 3 पावर। तो हर संख्या के अंदर जो आपके पास दोनों वेरिएबल की जो पावर है वो ब्रैकेट की पावर के बराबर आती है। 3 पावर, 1 पावर, 4 पावर, 2 पावर, 2 पावर, 4 पावर, 1 पावर, 3 पावर, 4 पावर हो गई। अच्छा, ये जो हमारे पास टर्म यहाँ पे मल्टीपल के अंदर जो लिखा हुआ है हमारे पास 1 4, ये जो संख्याएं हमारे पास लिखी हुई है, ये जो संख्याएं वास्तव में है, ये जो संख्याएं हैं ये है हमारे पास कि इनको अरेंज करने के तरीकों की संख्या है। a स्क्वायर b है, इनको अरेंज करने के तरीकों की संख्या। कैसे? जैसे हमें अगर कोई भी कोफिशिएंट निकालना है, जैसे ऐसा हमारे पास लिखा हुआ है कि a प्लस बी की पावर है हमारे पास लिखी हुई है 4 लिखी हुई है, और हमसे अगर पूछ लिया कि आप बताओ a की पावर 3 b की पावर 1 के मल्टीपल में यहाँ पर क्या आएगा, तो जो मल्टीपल के अंदर संख्या आ रही है जिनको हम बोला करते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट बोला करते हैं, वास्तव में क्या है, वो वास्तव में होते हैं इन संख्याओं को अरेंज करने के तरीकों की संख्या। a क्यूब b का मतलब क्या है, a और b है। कितनी संख्या है? 4 संख्या है, और इन चारों को अरेंज करने के टोटल तरीकों की संख्या, 4 को अरेंज करने के तरीकों की संख्या फैक्टोरियल 4, जिसमें 3 सेम है तो फैक्टोरियल 3 का डिवाइड हो जाएगा। आप जब इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 4, तो इसके मल्टीपल में आप देखो कि 4 ही आ रखा है। सेम यहां पर हमारे पास अगर ऐसा लिखा हुआ है कि a प्लस बी की पावर है हमारे पास, a प्लस बी की पावर है 4, और हमसे बोल दिया कि a स्क्वायर बी स्क्वायर के मल्टीपल में कौन सी संख्या आएगी, a स्क्वायर बी स्क्वायर के मल्टीपल में कौन सी संख्या आएगी, तो ऐसे केस के अंदर हाँ, अरे मेरे भाई एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ेंगे ठीक है ना, पूरी चीजें क्लियर करते हुए चलेंगे, है ना। बस केवल आपका विश्वास है, साथ है, सपोर्ट है, सम्मान है, तो सारी चीजें बहुत बढ़िया तरीके से। लेकिन मैं आपको फिर से वही चीज कहूंगा, आपका कॉन्फिडेंस, आपका जोश, आपका जुनून उस लेवल पर होना चाहिए जिस लेवल से मैं आपके साथ में डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। a स्क्वायर बी स्क्वायर
ए स्क्वायर बी स्क्वायर के अंदर हमारे पास टोटल 4 नंबर्स हैं, ए है, बी है, बी है। ये जो 4 संख्या हैं इनको अरेंज किस प्रकार से किया जा सकता है, चारों को अरेंज करने के तरीकों की संख्या कितनी होगी, फैक्टोरियल 4 रहेगी, जिसमें ए जो है वो 2 बार है, ये जो बी है वो भी 2 बार है, तो फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 2 आएगा। जब आप इसको सोल्व करोगे तो फैक्टोरियल 4 का मतलब 24 बटे 4, इसको सोल्व करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 6, तो इसके मल्टीपल में कितना आएगा, 6 आएगा। आगे की बात समझ में, तो एक क्वेश्चन आपका यहां से रेडी हो सकता है कि अगर हमें कोई बड़ी पावर दे रखी है तो उसको अरेंज करने के तरीकों की संख्या से हम बाइनोमियल कोफिशिएंट बना सकते हैं। तो देखो एक क्वेश्चन में बना देता हूं। जैसे बेटा आपको दे रखा है a प्लस बी की पावर आपको दे रखी है 10, और आपको अगर ऐसा पूछ लिया जाए, आपको ऐसा बोल लिया जाए कोफिशिएंट ऑफ a की पावर 7 b की पावर 3, आपको इसका कोफिशिएंट निकालना है। दूसरा आपको अगर ऐसा बोल दिया जाए कोफिशिएंट ऑफ a b की पावर 9 का कोफिशिएंट आपको निकालना है, तो आप कैसे करोगे, इसके कोफिशिएंट कैसे निकालोगे। यहां पर आपके पास है a की पावर 7 b की पावर 3 है, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है, टोटल 7 और 3 10 टर्म है, और 10 टर्म से कोफिशिएंट निकालोगे तो फैक्टोरियल 10 होगा, जिसके अंदर a हमारे पास 7 बार है तो 7 फैक्टोरियल का डिवाइड, b हमारे पास 3 बार है तो 3 फैक्टोरियल का डिवाइड होगा, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 7 एंड फैक्टोरियल 3 हमारे पास आ जाएगा। अगर मैं ये कहूं आपको कि a की पावर 1 b की पावर 9 का कोफिशिएंट निकालना है, तो टोटल टर्म हमारे पास कितनी रह जाएगी, 10 टर्म है। 10 को अरेंज करने के मेथड कितने, फैक्टोरियल 10, इसमें b 9 बार है तो 9 फैक्टोरियल का डिवाइड, a हमारे पास 1 टाइम है तो 1 फैक्टोरियल का डिवाइड, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 9 हमारे पास इनके कोफिशिएंट्स हुआ करेंगे। और देखो अगर हमारे पास इस क्वेश्चन में थोड़ा सा वेरिएशन कर दिया जाए, ऐसा दे दिया जाए कि 2a माइनस का 3b और उसकी पावर हमारे पास लिखी हुई है, मान लो कि 10 लिखी हुई है, और इस क्वेश्चन के अंदर आपसे ये बोल दिया जाए कोफिशिएंट ऑफ a क्यूब b की पावर a क्यूब और b की पावर 7 का कोफिशिएंट हमें निकालना है। दूसरा अगर मैं आपको कहूं कोफिशिएंट ऑफ a की पावर 5 b की पावर 5, इसका कोफिशिएंट हमें निकालना है। अब बताओ क्या करोगे इस केस के अंदर, है ना। अगर हमें कोफिशिएंट निकालना है तो आप समझना जरा, ऐसे केस के अंदर टोटल टर्म हमारे पास 10 है तो 10 फैक्टोरियल अपॉन ये 3 पावर है, 3 पावर है तो ऐसे केस में 3 सेम है, ये हमारे पास 7 सेम संख्या है तो 7 फैक्टोरियल का डिवाइड हो जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, यहां पर a के मल्टीपल में कुछ भी नहीं था, जबकि यहां पर a के मल्टीपल में कितना है, 2 है, तो ऐसे केस में 2 की कितनी पावर है, a के मल्टीपल वाले की जितनी पावर है उतने से अपन और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब a की पावर 3 है तो a के मल्टीपल में 2 लिखा हुआ है तो 2 की पावर 3 से और मल्टीप्लाई होगा, और b की पावर 7 है तो b के मल्टीपल में जो लिखा हुआ है -3, उसकी पावर क्या आ जाएगी, हमारे पास 7 आ जाएगी, और वास्तव में यही हमारे पास कोफिशिएंट होगा। सेम ऐसा ही लॉजिक इसमें है, टोटल हमारे पास 10 संख्या है, लेकिन a 5 बार है, 5 फैक्टोरियल का डिवाइड, b 5 टाइम है तो 5 फैक्टोरियल का डिवाइड, इसमें आपके पास a की पावर 5 है तो a के मल्टीपल में 2 लिखा हुआ है तो 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, b के मल्टीपल में -3 लिखा हुआ है तो -3 की पावर 5 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से हम इसको मैनेज करते हुए चलेंगे बेटा। अरे ठीक है क्या भाई है ना, इतनी बात समझ में आ गई। ऐसे कोफिशिएंट वगैरह कैसे निकालते हैं, ये वाली चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। तो बाइनोमियल में एक क्वेश्चन तो आपके पास ऐसे कोफिशिएंट का आ सकता है, वो मैंने आपको क्लियर करवा दिया है ना। एक टोटल नंबर ऑफ टर्म का आ सकता है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म में ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमारे पास बनते हैं, a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, और प्लस हमारे को दे रखा है 2, उसकी पावर हमारे को दे रखी है 10, और हमसे पूछ लिया जाता है कि बताओ इस एक्सपेंशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी रहेगी, इसके प्रसार में कुल पदों की संख्या कितनी रहेगी। तो ऐसे केस में हमें देखना होता है कि ये एक्सपेंशन किसका है, ये है a अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर का एक्सपेंशन है, और उसकी पावर कितनी लिखी हुई है, उसकी पावर है 10। तो पावर की पावर जब आपस में मल्टीप्लाई होगी तो आ जाएगा a अपॉन बी प्लस का b अपॉन ए, और उसकी पावर कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। पावर अगर 20 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म हमारे पास कितनी रहेगी, 21 रहेगी। टोटल नंबर ऑफ टर्म हमारे पास 21 रह जाएगी। ऐसा क्वेश्चन हमारे पास आ जाए 1 माइनस का 3x प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का x क्यूब, और उसकी पावर आपको दे रखी है 20 दे रखी है, इसके प्रसार में कुल पदों की संख्या बताओ फटाफट से कितनी रहेगी। अगर ऐसा हमारे पास कोई क्वेश्चन आ जाए, ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 2 प्लस एक्स की पावर है हमारे पास 10 और इंटू 2 माइनस एक्स की पावर है 10, तो इसके प्रसार में कुल पदों की संख्या कितनी रहेगी। अगर ऐसा हमारे पास कोई क्वेश्चन आ जाए, ऐसा क्वेश्चन हमारे पास आ जाए कि
हाँ, अधिकतर तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। चलो बताओ फटाफट से क्या आएगा। हाँ जी बताओ, इसके एक्सपेंशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी रहेगी, फटाफट से बता दो। प्रसार में कुल पदों की संख्या अगर हमें निकालनी हो तो कैसे कैसे हम निकालें, ये कर सकते हो आप। ये क्या है वास्तव में, ये है सर 1 - x की होल पावर 3 का एक्सपेंशन है। 1 - x की होल पावर 3 का फॉर्मूला है, उसकी पावर कितनी है 20। पावर की पावर जब मल्टीप्लाई होगी तो 1 - x की पावर कितनी आ जाएगी 60। पावर अगर 60 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी हो जाएगी भाई 61 हो जाएगी। अगर ये आपको दे रखा है एक ब्रैकेट में प्लस एक ब्रैकेट में माइनस, जब पावर बराबर है दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा a² माइनस का b²। 4 - x², इसकी पावर कितनी है 10 है। पावर अगर 10 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की अगर मैं बात करूं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो वो कितनी हो जाएगी, वो टर्म हो जाएगी हमारे पास 11 टर्म हो जाएगी, है ना। 10 + 1 11 टर्म हो जाएगी। अगर ऐसा मान लो कि कोई क्वेश्चन हमारे पास आ गया कि 2x + 3 की पावर हमारे को दे रखी है 4 और 2x - 3 की पावर दे रखी है 4 और उसके टोटल की जो पावर है वो हमें दे रखी है 5, तो इसके प्रसार में कुल पदों की संख्या कितनी रहेगी बताओ। इसके एक्सपेंशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी रहेगी, जल्दी से बता दो। इसके प्रसार में कुल पदों की संख्या कितनी रहेगी। तो ऐसे केस में देखो दोनों के अंदर पावर बराबर है तो बेस मल्टीपल में आ जाएगा। इन दोनों का बेस अगर मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 4x² माइनस का 9 और उसकी होल पावर कितनी आ जाएगी 4 और टोटल की पावर कितनी आएगी 5। पावर की पावर जब मल्टीप्लाई होगी तो 4x² माइनस 9 की पावर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। पावर 20 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी हो जाएगी हमारी 21 हो जाएगी। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी रह जाएगी 21 हो जाएगी। अच्छा, ये जो फॉर्मूला हमारे पास इसका आया है, यही फॉर्मूला हो सकता है कि आपके पास ऐसा आ जाए, लिख लेना भाई इसको भी ध्यान से, a/b + b/a की होल पावर 3 का आप फॉर्मूला ध्यान रखना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है पहली संख्या की पावर 3 और प्लस का 3 a² / b² और इंटू b/a और प्लस 3 पहली संख्या a/b दूसरी संख्या b² / a² और दूसरी संख्या का यदि हम क्यूब करेंगे तो आएगा b³ / a³ आ जाएगा। समझ गए क्या। ये a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, इस b से ये b कैंसिल, a से a कैंसिल। मतलब एक्सपेंशन आप ध्यान रखना, अगर आपके पास कहीं पर भी ऐसा आ जाए कि a³ / b³ प्लस का ऐसा आ जाए 3a/b आ जाए, प्लस का 3b/a आ जाए और प्लस आ जाए b³ / a³ और उसकी पावर अगर आपको कहीं पर दे दी जाए कि 15 पावर है, तो बताओ इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी रहेगी, है ना। तो ध्यान रखना ऐसे केस में ये जो फॉर्मूला है ना पूरा का पूरा, ये फॉर्मूला होता है a/b + b/a की होल पावर 3 का फॉर्मूला होता है और उसकी होल पावर टोटल कितनी है 15 है। पावर की पावर अगर मल्टीप्लाई करोगे आप a/b b/a की टोटल पावर कितनी आएगी 45 और टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी हो जाएगी 46। ठीक है क्या, अरे बोलो तो सही, आ गई बात समझ में इतनी तो, है ना। अच्छा, ये जो मैंने आपको एक लॉजिक समझाया कि बाइनोमियल कोफिशिएंट्स जो हम कैलकुलेट करते हैं, तो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स को कैलकुलेट करने का एक और मेथड है जिसको हम बोलते हैं पास्कल ट्रायंगल, और उस पास्कल ट्रायंगल की हेल्प से कुछ जो बड़े क्वेश्चंस हैं उनका थोड़ा सिंपल सोल्यूशन कर सकते हैं। वो भी आप जा देख लो पास्कल ट्रायंगल क्या होता है। पास्कल ट्रायंगल, पास्कल ट्रायंगल मतलब बाइनोमियल इतना हार्ड नहीं होता है, बहुत सिंपल सी चीज होती है, बस तुम कैलकुलेशन देख के इसके डर सकते हो, अदरवाइज तो इतना कोई बड़ा लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है ये, है ना। पास्कल ट्रायंगल, पास्कल ट्रायंगल में क्या होता है कि जैसे हमारे पास कोई ब्रैकेट दे रखा है और उस ब्रैकेट की पावर अगर हमारे पास 0 है तो उसमें एक ही टर्म रहेगी और एक टर्म का कोफिशिएंट 1 रहेगा। n बराबर यदि हमारे पास 1 है तो उसके अंदर ब्रैकेट की पावर अगर 1 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म 2 रहेगी और टोटल नंबर ऑफ टर्म अगर 2 रहेगी तो पहले का कोफिशिएंट 1 दूसरे का भी कोफिशिएंट 1। अगर n बराबर हमारे पास 2 है तो पावर अगर 2 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी रहेगी 3 रहेगी। टोटल नंबर ऑफ टर्म अगर हमारे पास 3 है तो ऐसे केस के अंदर टोटल टर्म 3 रहेगी तो पहले का कोफिशिएंट 1 होगा, दूसरे का कोफिशिएंट इन दोनों को प्लस करने से आ जाएगा, फिर हमारे पास 1 आ जाएगा। ऐसा ऐसा हमारे पास आ जाएगा। ठीक है भाई। अगर n बराबर हमारे पास 3 है, n = 3 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी 4 होगी। टोटल नंबर ऑफ टर्म 4 होगी तो पहले का कोफिशिएंट 1, दूसरे का कोफिशिएंट इन दोनों को प्लस करने से आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करोगे ये हमारे पास आ जाएगा। बात समझ में आ गई क्या। n बराबर यदि 3 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म 4 रहेगी, 4 के कोफिशिएंट ये रहेंगे। n = 4 है तो पहले का कोफिशिएंट 1 रहेगा,
दूसरे का कोफिशिएंट इन दोनों को प्लस करने से, फिर इन दोनों को प्लस करने से, फिर इन दोनों को प्लस करने से, और फिर हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसे ही n इक्वल टू यदि हमारे पास 5 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म में पहला का कोफिशिएंट 1 आएगा, दूसरे का 5 आएगा, तीसरे का हमारे पास इन दोनों को प्लस करने से, फिर इन दोनों को प्लस करने से, फिर इन दोनों को प्लस करने से, लास्ट वाले का कितना आएगा, 1 आएगा। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, आप देखो कि जितनी हमारे पास ब्रैकेट की पावर है, जितनी ब्रैकेट की पावर है वो हमारे पास आगे वाले का कोफिशिएंट और पीछे वाले का कोफिशिएंट होता है। जितनी हमारे पास किसी ब्रैकेट की पावर है वो स्टार्टिंग से सेकंड नंबर और सेकंड लास्ट टर्म का कोफिशिएंट है। जितनी ब्रैकेट की पावर होती है वो सेकंड टर्म का और सेकंड लास्ट टर्म का कोफिशिएंट होता है। आ गई क्या बात समझ में? थोड़ा सा क्लियर हुआ दिमाग में? अच्छा, पहली टर्म का कोफिशिएंट एंड लास्ट टर्म का कोफिशिएंट हमेशा बराबर रहेगा। पहली और लास्ट टर्म का कोफिशिएंट हमेशा 1 रहेगा। दूसरी का और सेकंड लास्ट का, सेकंड का सेकंड लास्ट का जो ब्रैकेट की पावर होती है वही कोफिशिएंट रहेगा। और बाकी आपको शायद हो सकता है ना पूछे जाए, लेकिन इन दोनों का तो आप ध्यान रखना, आगे से दोनों का, पीछे से दोनों का, क्योंकि इसका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, इसका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जैसे मैं बात करूं कि ऐसा हमारे को कहीं पर मिल जाए 1 + x की पावर n है, तो इसके अंदर पहली टर्म का कोफिशिएंट 1 रहेगा, लास्ट टर्म का कोफिशिएंट 1 रहेगा, सेकंड टर्म का कोफिशिएंट n रहेगा, सेकंड लास्ट टर्म का जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास n रहेगा। और हमसे क्वेश्चन ये पूछ लिया गया था, इसको p मान लो, इसको q मान लो, इसको r मान लो, इसको s मान लो, और हमसे पूछा गया था क्या कि ps + qr का वैल्यू बताओ, ps + qr का वैल्यू कितना रहेगा। ऐसा क्वेश्चन एनडीए पेपर में पूछ लिया गया, ps + qr का वैल्यू। आप देखो जरा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 1 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, n²। हमेशा ही होता है ये, अगर लास्ट वाले दोनों का और सेकंड लास्ट का मल्टीप्लाई का सम जब भी हम करते हैं तो वो हमेशा 1 + n² के बराबर ही होता है, हमेशा 1 + n² के बराबर ही होता है। तो इस चीज का आप ध्यान रख लेना भाई, है ना। जैसे मान लो कि आपको कई बार इस क्वेश्चन को घुमाने फिराने के लिए ऐसा भी दे दिया जा सकता है कि 1 + x की पावर 1 + x की पावर है हमारे पास n, इसमें पहले टर्म का कोफिशिएंट a है, दूसरे का b है, सेकंड लास्ट का c है और लास्ट वाले का क्या है, d है। और आपको अगर ऐसा दे दिया जाए कि AD प्लस का BC बराबर आपको दे रखा है 82, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n, n का वैल्यू बताओ इसमें कितना रहेगा, ब्रैकेट की पावर कितनी रहेगी। तो उस केस में ध्यान रखना, ये हमेशा, ये देखो स्टार्टिंग से फर्स्ट, लास्ट से फर्स्ट, एंड सेकंड लास्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा 1 + n² ही होता है। 1 + n² बराबर 82 है, तो यहाँ पर n² बराबर क्या आएगा, 81, और n बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 9। मतलब ब्रैकेट की पावर कितनी रही होगी, 9 रही होगी। आगे बात समझ में बेटा? अरे बोलो तो सही, इतनी चीज समझ में आ गई। ये जो पास्कल ट्रायंगल में ये जो कोफिशिएंट लिखे हुए हैं वो हमें डायरेक्ट एक्सपेंशन के अंदर हमारी हेल्प कर सकते हैं। तो डायरेक्ट कई बार अगर एक्सपेंशन करना हो तो हम ऐसे कर सकते हैं, इनकी हेल्प से कर सकते हैं। चलो भाई, अब तो हम चल रहे हैं, अभी तो बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट नहीं हुआ, उससे पहले ही बहुत सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी है। बाइनोमियल में होता क्या है, जैसे हमारे पास कोई दो टर्म है, a + b की पावर अगर हमारे को दे रखा है n, ठीक है, a + b की पावर n है। जब हम इसका प्रसार करते हैं, पूरे का प्रसार करते हैं, तो इसका प्रसार इस तरीके से लिखा जाता है, nc0 पहला टर्म, a की पावर n, b की पावर 0। अगली टर्म होगी हमारे पास nc1, a की पावर रहेगी n - 1, b की पावर 1 रहेगी। फिर अगली टर्म हमारे पास रहेगी nc2, a की पावर n - 2 और b की पावर रहेगी 2, डॉट 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 डॉट। लास्ट वाली जो टर्म हमारे पास रहेगी और वो रहेगी हमारे पास ncn, a की पावर 0 और b की पावर n। इससे जस्ट पहले वाली टर्म भी आप निकाल सकते हो, कौन सी आएगी, है ना। ये हमारे पास बाइनोमियल का एक्सपेंशन होता है, प्रसार होता है। अगर मैं इसी के अंदर माइनस वाला प्रसार अगर कर दूं, a - b की पावर अगर मैं n कर दूं, a - b की पावर n, अगर दोनों के बीच में माइनस का साइन आ जाए तो उस केस में क्या रहेगा, उस केस के अंदर अल्टरनेट सीक्वेंस में प्लस माइनस आ जाएगा और कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा। पहला टर्म प्लस का nc0, a की पावर n, b की पावर 0, फिर माइनस का -nc1, a की पावर रहेगी हमारे पास n - 1, b की पावर n, फिर रहेगा हमारे पास nc2, a की पावर n - 2 और b की पावर 2, एंड लास्ट में जो हमारे पास टर्म रहेगी वो रहेगी हमारे पास -1 की पावर n, ncn, a की पावर 0 और b की पावर n रहेगा।
बोलो जी, बात समझ में आ गई। प्लस वाले का प्रसार और माइनस वाले का प्रसार आपको समझ में आ गया। प्लस वाले के अंदर सारे ही प्लस के चलते रहेंगे, माइनस वाले में अल्टरनेट सीक्वेंस के अंदर प्लस माइनस आपका आता रहेगा। मैं फिर से आपको इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज सिखाऊं तो प्रॉपर्टीज हमारे पास ये है कि पहला तो आपको इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का पता रखना है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो इसके प्रसार के अंदर कुल पदों की संख्या जो रहेगी वो हमारे पास क्या रहेगी, n+1 रहेगी, है ना। n+1 जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, ब्रैकेट के ऊपर जो पावर है उससे एक पावर हमारे पास ज्यादा हो जाएगी। दूसरा, ये कंडीशन है कि ये जो दोनों जो टर्म है वो डिसिमिलर टर्म हो। a+b की पावर अगर n है तो ऐसे केस में ब्रैकेट में दो ही संख्या रहनी चाहिए और दोनों डिसिमिलर टर्म होनी चाहिए। अगर एक से ज्यादा, दो से ज्यादा अगर टर्म है उसके लिए हम एक मल्टीनोमियल सीरीज पढ़ेंगे। उस मल्टीनोमियल सीरीज के अकॉर्डिंग हमारे पास आंसर आएगा फिर, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, ये हमारे पास a की जो पावर है, पहली संख्या की जो पावर है वो घटती जाएगी और दूसरी संख्या की जो पावर है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। ये मैं आपको यहां पे लिखा रहा हूं, पावर ऑफ फर्स्ट नंबर वो हमारी डिक्रीज होती जाएगी एंड पावर ऑफ सेकंड नंबर वो हमारी इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। पावर ऑफ सेकंड टर्म मान लो या नंबर मान लो, वो आपकी इंक्रीज होती रहेगी। दूसरे के अंदर आपको करना यह है, दूसरे इसके अलावा एक टर्म ये रहेगी कि हर टर्म में दोनों की पावर का सम हमेशा ब्रैकेट की पावर के बराबर रहेगा, जब तक कि दोनों की सिंगल सिंगल पावर ना हो। जब तक दोनों की सिंगल सिंगल पावर है तो हर टर्म में आप दोनों की पावर का सम करके देख लो, हर टर्म में दोनों की पावर का सम हमेशा ब्रैकेट की पावर के बराबर चला जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो टर्म हमारे पास लिखी हुई है, जहां पे जो जितनी संख्या लिखी हुई है वो पावर दूसरी संख्या के ऊपर रहेगी। यहाँ पे 1 लिखा हुआ है वो b की पावर में होगा, 0 लिखा हुआ है यहाँ पे दूसरी संख्या की पावर में रहेगा, ठीक है। ऐसे ऐसे हमारे पास आ जाएगा। तीसरा टर्म, अगर जो हमारे पास लिखा हुआ है nc0 लिखा हुआ है, nc1 लिखा हुआ है, nc2 लिखा हुआ है, ये जो टर्म है आर कोल्ड बाइनोमियल कोफिशिएंट, इनको बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट बोला जाता है। बाइनोमियल कोफिशिएंट, इनकी कैलकुलेशन हम लास्ट में पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन बाइनोमियल कोफिशिएंट, ठीक है। हाल फिलहाल तो आप इतना ध्यान रखना कि इनको बाइनोमियल कोफिशिएंट बोला जाता है। अच्छा, इसमें एक और चीज मैं आपको क्लियर कर दूं तो वो चीज कुछ ऐसी है कि जैसे मान लो कि ये हमारे पास पहला टर्म है, इस पहले टर्म में यहां पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 0। ये हमारे पास दूसरा टर्म है तो क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। अगर ये तीसरा टर्म है तो ये हमारे पास 2 लिखा हुआ है। मतलब जो भी नंबर का टर्म होगा यहां पर क्या लिखा हुआ होगा, उससे एक कम संख्या लिखी हुई मिलेगी आपको। जैसे मान लो कि मैं यहां पर आपको ऐसा लिख के सिखाऊं कि NCR, तो जो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ होता है वो तो दूसरी संख्या की पावर पे होता है और n में से इस पावर को हटाओगे तो वो a की पावर के अंदर रहेगा, a की पावर n-r, समझ गए। NCR a की पावर n-r, b की पावर r। यहाँ पे जो पावर होती है, यहाँ पे जो संख्या होती है वो दूसरी संख्या की पावर में होती है और इस पावर को n में से माइनस करोगे वो पहली संख्या की पावर में रहेगा। अगर मैं आपको पूछूं कि ये जो टर्म है वो कौन से नंबर की टर्म है तो आप इसको क्या बताओगे भाई, ये कौन से नंबर की टर्म है, तो आप कहोगे सर कि ये तीसरे नंबर की टर्म में 2 लिखा हुआ था, दूसरे नंबर की टर्म में 1 लिखा हुआ था। तो इसका मतलब जो यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे उससे एक ज्यादा अगर करते हैं तो वो हमारे पास टर्म होती है। तो अगर मैं इसको पढ़ना चाहूं तो ये कौन से नंबर की टर्म रहेगी, ये होगी r+1वें नंबर की टर्म रहेगी, r+1वें नंबर की टर्म रहेगी, ठीक है भाई। r+1वें नंबर की टर्म है ये, जिसको हम बोलते हैं जनरल टर्म, और इस ये भी हमारे पास फॉर्मूले के अंदर आ जाती है। अगर आपको जब भी कोई एक्सपेंशन हो और उस एक्सपेंशन के अंदर आपसे पूछ लिया जाए कि जनरल टर्म कौन सी है, व्यापक पद बताओ, तो जनरल टर्म होगी NCR a की पावर n-r, b की पावर r, जिसको हम बोलते हैं r+1वें नंबर का टर्म। r+1वें नंबर का टर्म होगा NCR a की पावर n-r, b की पावर r। ये होगा हमारे पास जनरल टर्म का फॉर्मूला, TR+1वें नंबर का टर्म। बोलो भाई, बात समझ में आ गई क्या? गुरुजी ये याद कैसे रहेगा? आपको इतनी प्रैक्टिस करवा देते हैं हम कि ये सारी चीजें टिप्स के ऊपर रहा करती है। अभी हो सकता है कि जैसे मैं यहाँ पर कई बार जब खड़ा होता हूँ तो मुझे नहीं पता होता है कि मुझे क्या पढ़ाना होता है, बहुत सारी चीजें नहीं पता रहती, लेकिन जैसे ही आपके सामने आते हैं तो सीक्वेंस वाइज पूरी चीजें कॉपी पेस्ट हो जाती है।
तो वही बात है, आपको भी चीजें याद है बट खुद के ऊपर अभी विश्वास नहीं है ना। खुद के ऊपर जब विश्वास आएगा कि मैं भी कर सकता हूँ, माइंडली थोड़ा सा ऐसा एक्साइटेशन रहेगा कि और खुशी रहेगी माइंड के अंदर, तो वो चीजें अपने आप ही याद आती रहेगी। अगर तुम बर्डन फील करवाओगे कि क्या पता मुझे नहीं आता, तो फिर वो चीजें नहीं आएगी, है ना। ऐसे नहीं आएगी, आपको हर एक चीज को देखना पड़ेगा फिर। तो ये वाली चीज आपको पता रहनी चाहिए। जनरल टर्म का फॉर्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट है। कोई भी नंबर की टर्म यदि हमें निकालनी हो तो हम इसे निकाल सकते हैं, जनरल टर्म के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अच्छा, इसके जो क्वेश्चन है तो वो कैसे कैसे बनते हैं। एक पहला जो सवाल है, कुछ इंपोर्टेंट चीजें मैं आपको लिखा दूं। पहला, अगर आपके पास ऐसा कहीं पर लिखा हुआ हो a प्लस बी की पावर अगर n लिखी हुई हो और प्लस a माइनस बी की पावर, अगर हमारे पास क्वेश्चन लिखा रहा हूं ये मान के चलो आप, है ना, इंपोर्टेंट रिजल्ट मान के लिख लेना भाई इसको, a प्लस बी की पावर n प्लस a माइनस बी की पावर n। और एक एक्सप्रेशन हमारे पास ऐसा लिखा हुआ है कि a प्लस बी की पावर है हमारे पास n और माइनस a माइनस बी की पावर अगर n लिखा हुआ है। और इनके प्रसार में कुल पदों की संख्या अगर हम देखें, प्लस और माइनस वालों को अगर हम ऐड कर दें तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी रहेगी। प्लस और माइनस वालों को ऐड कर दें तो वो डिपेंड करता है कि n हमारे पास इवन नंबर है या फिर n हमारे पास ओड नंबर है। n हमारे पास इवन नंबर है या फिर n हमारे पास ओड नंबर है। अगर हमारे पास दोनों ब्रैकेट की पावर इवन नंबर है और दोनों के बीच में माइनस है, तो ऐसे केस के अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म जो रहेगी वो रहेगी n/2 रहेगी, है ना। और अगर n इवन अगर है तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म n/2 रहेगी, जबकि इस केस के अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म n/2 + 1 रहेगी। ठीक है। पावर यदि ओड नंबर हो तो बीच में प्लस हो माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस केस में टोटल नंबर ऑफ टर्म जो हमारे पास रहेगी वो रहेगी n+1/2, और इस केस में भी टोटल नंबर ऑफ टर्म हमारे पास रहेगी n+1/2। गांठ बांध लो, ये क्वेश्चन आपका पेपर में छपा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। है ना। देखो एक बच्चा लिख रहा है, सर ऐसा लगता है कि कुछ पढ़ा ही नहीं है। देखो यही तो चीज होती है कि आप कितना रिलैक्स होके पढ़ते हैं, है ना, खुद के ऊपर कितना विश्वास करते हैं, ये इसी चीज के ऊपर इफेक्ट होता है। अगर आप खुद को बर्डन में फील करवाएंगे तो आपको लगेगा कुछ नहीं आता हमें, और फिर थोड़ी देर बाद में ही, आधे घंटे के बाद में माइंड में एक ऐसी खुशी आती है आपके अंदर कि जिन चीजों को सुनकर आप खुश हो जाते हैं। फिर उसके बाद में बुक उठा के देखो, कॉपी उठा के देखोगे तो आपको लगेगा अरे यार ये तो आता है, फिर ये भी आता है, फिर ये भी आता है, वे भी आता है, पूरी चीजें आती है फिर। तो ये फर्क पड़ता है कि आप किस स्टेज के अंदर जीवन यापन कर रहे हैं। ठीक है ना। जैसे बेटा ऐसा हमारे को दे रखा है 2x + 3 है और उसकी पावर हमारे को दे रखी है 10, और प्लस दे रखा है 2x - 3 और उसकी पावर दे रखी है 10। इसके प्रसार में कुल पदों की संख्या आपको पूछी गई है, इसके प्रसार में कुल पदों की संख्या कितनी रहेगी। और आपको दे रखा है ऐसा कि x + 5 की पावर हमारे को दे रखी है 11 और प्लस x - 5 की पावर आपको दे रखी है 11। फटाफट से बताओ कितना आएगा। अगर मैं आपको ये लिखूं कि x + 10 की पावर है हमारे पास 100 और माइनस x - 10 की पावर लिखी हुई है 100, तो इसके प्रसार में कुल पदों की संख्या बता दो कितनी कितनी रहेगी। जल्दी बोलना। ऐसा हमारे पास लिखा हुआ है 5x + 6 की पावर हमारे पास लिखी है 53 और -5x - 6 की पावर 53 लिखी हुई है, तो इसके प्रसार में कुल पदों की संख्या कितनी रहेगी। फटाफट से बता दो। बोलो। और एक क्वेश्चन में यहाँ पे लिख दूं आपको कि ऐसा लिखा हुआ है 1 + x की पावर हमारे पास लिखी हुई है 10 और 1 + y की पावर आपके पास लिखी हुई है 10। इसके प्रसार में कुल पदों की संख्या कितनी रहेगी। बोलो 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 जल्दी से, आंसर रुकना नहीं चाहिए भाई, है ना। चैट वाला सेक्शन पूरा भर जाना चाहिए आंसर से। सारे सब्जेक्ट को बेटा इक्वली लेके चलो। कितना कितना आएगा। इसके प्रसार में टोटल पदों की संख्या कितनी रहेगी। अगर पावर आपके पास इवन नंबर है, दोनों ब्रैकेट में केवल प्लस माइनस का फर्क है, बीच में प्लस है, ये वाला काम करेगा, दोनों के बीच में प्लस में इवन, तो आएगा n/2 + 1 आ जाएगा। तो इसके प्रसार में कुल पदों की संख्या n/2 + 1 रहेगी। n/2 और +1 टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी हो जाएगी जी, इसमें 6 टर्म रहेगी। यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो पावर हमारे पास ओड नंबर है, बीच में प्लस है, पावर देखो बीच में प्लस है और पावर ओड नंबर है। तो देखो ओड नंबर अगर है ना, पावर अगर ओड है तो चाहे बीच में प्लस है चाहे माइनस है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके पास कुल पदों की संख्या होगी n+1/2 रहेगी। n+1/2 तो इसका मतलब है कुल पदों की संख्या 6 ही आ जाएगी। ठीक है भाई।
अगर मैं बात करूं इसकी पावर, आपके पास क्या है, देखो दोनों के बीच में माइनस का चिन्ह है, तो दोनों के बीच में माइनस का साइन है। और पावर आपके पास कौन सी नंबर है, पावर है इवन नंबर, तो इवन नंबर वाला केस है। तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म रहेगी n/2 रहेगी। n/2 का मतलब है प्रसार के अंदर कुल पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, हमारे पास 50 रह जाएगी। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर आप बताना, इसके अंदर पावर है, देखो दोनों के बीच में माइनस का साइन है, दोनों के बीच में प्लस का साइन हो या माइनस का साइन हो, और पावर यदि ओड नंबर है तो आंसर एक ही आता है, क्या, n+1/2 आ जाएगा। n+1/2 अगर आप करोगे n+1/2 तो आ जाएगा हमारे पास 27 आ जाएगा। ठीक है भाई, 27 आ जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं 1+x की पावर 10 प्लस 1+y की पावर 10 है, तो इसके प्रसार में कुल पदों की संख्या कितनी रहेगी, लास्ट वाले का बताओ, लास्ट वाले का बताओ आंसर कितना आएगा, लास्ट वाले का आंसर बताओ जल्दी। 6 6 50 ये सही है, 27 सही है, लेकिन इसका आंसर आप बताओ मुझे, इसका आंसर कितना आएगा, बोलो जल्दी, इसका आंसर कितना आएगा। नहीं पार पड़ेगी, गई भैंस पानी में, सही है क्या, गई भैंस पानी में। तो भाई ऐसे केस में आप देखो, जब आप इसका प्रसार करोगे तो 11 टर्म रहेगी, इसका एक्सपेंशन, ये तो है नहीं कि एक में प्लस एक में माइनस, जब एक ब्रैकेट में प्लस एक में माइनस होता तो हम इवन नंबर वाला कॉन्सेप्ट लगा लेते, इसमें नहीं है ऐसा। इस केस में हम क्या लगा सकते हैं, ये लगा सकते हैं, इसके अंदर 11 टर्म, इसके अंदर 11 टर्म, तो कितनी टर्म हो गई, 22 हो गई। हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नॉट पॉसिबल। इसके अंदर टोटल जो टर्म है वो रहेगी 11, इसमें टोटल टर्म रहेगी 11, तो 11 और 11 मिलकर 22 होते हैं, लेकिन 22 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसकी जो पहली टर्म है, इसकी फर्स्ट टर्म है, और इसकी फर्स्ट टर्म, ये दोनों आपस में ऐड होकर एक ही टर्म बन जाएगी। मतलब जब आप इसका प्रसार करोगे तो ऐसा आएगा 1 प्लस का 10x और फिर डॉट 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 लास्ट के अंदर x की पावर 10 वाला एक्सपेंशन आएगा। प्लस दूसरा इसका जब प्रसार करोगे तो 1 प्लस का 10y प्लस डॉट 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 y की पावर 10 आएगा। तो ये हमारे पास यहां से यहां तक 11 टर्म हो गई, यहां से यहां तक 11 टर्म हो गई, लेकिन ये जो 1 है वो इस 1 में ऐड होकर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 1 2 हो जाएगा और वो एक ही टर्म बन जाएगी। तो ये दोनों जो टर्म है, पहली पहली जो टर्म है वो कांस्टेंट है, और वो कांस्टेंट कंबाइन हो जाएगी, और कंबाइन होके एक टर्म टोटल में से कम हो जाएगी। मतलब जो आपके पास 22 टर्म होनी चाहिए थी, वो आपके पास कितनी टर्म रह जाएगी, वो 21 टर्म रह जाएगी। गई भैंस पानी में, है, हुआ क्लियर। तो भाई ऐसी मिस्टेक आपको नहीं करनी है। और आप देख लो, ये जो एक्सपेंशन है हमारे पास, अगर ऐसा कोई एक्सपेंशन है, a प्लस बी की पावर है हमारे पास n और प्लस a माइनस बी की पावर है n, इस एक्सपेंशन को थोड़ा सा ध्यान रख लेना। पावर आपके पास इवन नंबर है या फिर ओड नंबर है, जब दोनों ब्रैकेट, चाहे पावर ओड हो या इवन हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे ही आप इन दोनों ब्रैकेटों को प्लस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू इवन नंबर बचेगी, इसमें इवन नंबर बचेगी तो NC0 प्लस हमारे पास ये वाले एक्सपेंशन बचेंगे, है ना, NC0 a की पावर n प्लस हमारे पास बचेगा NC2 a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2 डॉट 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 डॉट, ऐसा वाला एक्सपेंशन बच जाएगा। लेकिन अगर आपके पास इन्हीं ब्रैकेटों के बीच में माइनस का साइन हो, a प्लस बी की पावर n है और माइनस a माइनस बी की पावर अगर n है, तो इसी एक्सपेंशन के अंदर यहाँ पर जो ओड नंबर आती है वो बचेगी। तो आएगा हमारे पास, ऐसा आ जाएगा 2 इंटू NC1 a की पावर रहेगी हमारे पास n माइनस 1 और b की पावर हमारे a की पावर 0 एंड b की पावर n, ऐसा आएगा। a की पावर n माइनस 1, b की पावर 1, फिर हमारे पास आ जाएगा NC2 a की पावर n माइनस 3 और b की पावर हमारे पास 3 बच जाएगा। समझ गए क्या 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 बच रहा है, हा? अगर ऐसा लिखा हुआ हो, दोनों ब्रैकेट के बीच में माइनस हो, तो नीचे ओड नंबर वाली टर्म बचेगी, और अगर हमारे पास दोनों ब्रैकेट के बीच में प्लस हो तो इवन नंबर जो नीचे आता है वो टर्म बचेगी। जैसे एक क्वेश्चन इसका पेपर में आ चुका है, ऐसा वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है, √2 + 1 उसकी पावर 6 थी और प्लस √2 - 1 की पावर 6 थी। अब इसका एक्सपेंशन करने बैठे हम,
है, दोनों का अलग अलग नहीं। आप डायरेक्ट ही याद रखो, जब भी ऐसे दो ब्रैकेट दोनों के बीच में प्लस माइनस है तो आप इसके प्रसार में कुल पदों की संख्या बता सकते हैं। इस प्रसार में कुल पदों की संख्या कितनी रह जाएगी, n/2 + 1 रह जाएगी। मतलब इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म 4 रहेगी और 4 टर्म ऐसे ऐसे आएगी। पहले पूरा 2 से मल्टीप्लाई, फिर आ जाएगा हमारे पास 6c0 पहली संख्या की पावर 0, फिर हमारे पास आ जाएगा 6c2 आ जाएगा पहली संख्या की पावर, तो हमारे पास आ जाएगी 4 दूसरी संख्या की पावर 1, फिर आएगा हमारे पास 6c4 √2 की पावर कितनी रह जाएगी 2, और फिर हमारे पास आ जाएगा 6c6 √2 की पावर क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। बस इस एक्सपेंशन को आप डायरेक्ट सोल्व कर लो और उससे हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है क्या? अरे क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं, देखो जनरल टर्म वाले जो क्वेश्चंस हमारे पास आया करते हैं वो क्वेश्चन कैसे कैसे आया करते हैं। जैसे हमारे को दे रखा है 2x माइनस का 3/x² दे रखा है और उसकी पावर है हमारे पास मान लो कि 10 है। आपको इसके अंदर से पूछ लिया जाए कि आपको निकालनी है 5th नंबर का टर्म निकालना है, 5th टर्म आपको निकालनी है। इसमें एक क्वेश्चन तो ये आया। दूसरा हमसे ये बोल दिया गया है कि 3rd टर्म फ्रॉम एंड निकालना है, 3rd टर्म फ्रॉम एंड, 3rd टर्म फ्रॉम एंड, आपको एंड से 3rd नंबर का टर्म निकालना है। ठीक है, ऐसा हमें निकालना है। देखो भाई कैसे निकालेंगे, 5th नंबर का टर्म आपको निकालना है तो आप जनरल टर्म के फॉर्मूले को याद करिए। जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है TR+1 बराबर होता है NCR A की पावर n - r और b की पावर क्या होता है r। तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना है 10। आपको देखो 5th नंबर की टर्म निकालनी है, जिस नंबर की टर्म निकालनी है उससे एक कम करोगे तो हमारे पास r का वैल्यू आएगा। तो r का वैल्यू क्या रहेगा, इसके अंदर 4 रहेगा तो आएगा T4+1 = n का वैल्यू कितना है 10 है तो आएगा 10c4, a का मतलब क्या है 2x है तो 2x की पावर हमारे पास 10 - 4 आ जाएगा। 10 - 4 मतलब 6, b का मतलब क्या होगा माइनस का 3/x², उसकी पावर कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया इतना है? अरे क्लियर हो गया? हाँ, आप देख लो इसको और आगे सोल्व कर लेना। तो ये हमारे पास जनरल टर्म है। जब भी हमें एंड से कोई टर्म पूछ ली जाए तो एंड से टर्म पूछ ली जाए तो इस एंड वाले वर्ड को हटा दो। मैं तो कहूंगा एंड वाले वर्ड को हटा दो, इन दोनों नंबर को आप इंटरचेंज विद साइन कर दो। तो इस हम नंबर को ऐसे लिख सकते हैं माइनस का 3/x² और प्लस क्या लिख सकते हैं 2x, और उसकी पावर कितनी लगा देंगे, उसकी पावर लगा देंगे 10 लगा देंगे। ठीक है, जब आपको एंड से टर्म निकालनी है तो इस केस में इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे और वो भी चिन्ह के साथ में, साइन के साथ में। अब हमें 3rd नंबर की टर्म निकालनी है, ये एंड वर्ड को आप हटा दो। 3rd नंबर की टर्म निकालनी है तो आएगा T2+1 बराबर आ जाएगा 10c2 माइनस का इसका 3/x² की पावर तो आ जाएगी 8 और 2x की पावर हमारे पास कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। ये होगा हमारे पास 3rd टर्म फ्रॉम एंड रहेगा। आ गई क्या बात समझ में है? हाँ जी, 3rd टर्म फ्रॉम एंड अगर आपको निकालनी है तो वो हम इस तरीके से निकालेंगे, या कोई भी नंबर की टर्म एंड से आपको निकालनी है आप आराम से इसी लॉजिक से निकाल सकते हैं। जैसे मान लो तीसरे नंबर का क्वेश्चन में लिखा हूं कि आपको निकालनी है 7th टर्म निकालनी या 8th नंबर की टर्म, 8th टर्म फ्रॉम एंड आपको निकालना है, 8th टर्म फ्रॉम एंड आपको निकालना है। जब भी आपको एंड से कोई टर्म निकालनी हो हमेशा ध्यान रखो कि हम इन दोनों को इंटरचेंज विद साइन करेंगे, है ना। 8th टर्म फ्रॉम एंड अगर आपको निकालनी है इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 3/x² और प्लस आ जाएगा 2x और उसकी पावर कितनी है, उसकी पावर है 10। अब ऐसा करने के बाद में ये एंड वर्ड हट जाता है, ये एंड वर्ड हट जाएगा। अब आपको शुरू से ही 8th नंबर की टर्म निकालनी है। शुरू से 8th नंबर की टर्म निकालोगे तो वो रहेगा 10c7 रहेगा और माइनस का 3/x² की पावर कितनी रहेगी 3 और 2x की पावर कितनी रहेगी 7 रहेगी। आ गई होगी बात समझ में? बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या? एंड से टर्म निकालने में कोई दिक्कत? इसमें एक बहुत ही बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन बनता है कि अगर आपको कोई कोफिशिएंट वगैरह पूछ लिया जाए, कोई पावर इसमें है कि नहीं है, एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी, उसका एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन बन जाता है। जैसे मैं लिखा दूं आपको कि ऐसा लिखा हुआ है 2x² माइनस का 3/x² ही मात्र लिखा हुआ है और उसकी पावर आपके पास मान लो कि 10 ही लिखी हुई है। अगर मैं आपको इसके अंदर से पूछूं, पहले तो आप जनरल टर्म निकाल लो इसकी,
जनरल टर्म अगर आप कैलकुलेट करोगे तो टी आर प्लस 1वें नंबर का टर्म बराबर होगा एन सी आर। पहली जो हमारे पास संख्या है उसकी पावर तो रहेगी एन माइनस आर, मतलब 10 माइनस आर, और दूसरी संख्या जो है उसकी पावर रहेगी हमारे पास आर माइनस का 3 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर रहेगी आर। आपको एक्स की टोटल जो पावर है उसको एक जगह करना है, कलेक्ट करना है, तो आ जाएगा 10 सी आर आ जाएगा, एंड 2 की पावर आ जाएगा 10 माइनस का आर, और ये पावर की पावर जब मल्टीप्लाई होगी तो आ जाएगा x की पावर 20 माइनस का 2r आ जाएगा। ये पावर जब इससे मल्टीप्लाई होगी फिर ऊपर जाएगी तो माइनस का 2r हो जाएगा, और हमारे पास -3 की पावर कितनी आ जाएगी, r आ जाएगा। आ गई क्या बात समझ में? मतलब हमारे पास टोटल ऐसा आ जाएगा 10 सी आर, 2 की पावर आ जाएगा 10 माइनस आर, और -3 की पावर आएगी आर, और x की जो टोटल पावर है वो आएगी 20 माइनस का 4 आर आ जाएगा। केवल आपको जो गौर करना है, जिस पावर के ऊपर गौर करना है वो ये वाली पावर है। अगर मैं आपको ये पूछ लूं कि इस एक्सपेंशन के अंदर कहीं आपकी इनडिपेंडेंट टर्म है क्या, इनडिपेंडेंट टर्म है क्या, तो आप आराम से पता कर सकते हैं। इनडिपेंडेंट टर्म का मतलब है कि x से स्वतंत्र पद आपको निकालना है। तो x से स्वतंत्र पद निकालने के लिए x वाले की पावर जो है वो 0 होनी चाहिए। तो x की जो पावर है उसको 0 कर दो, तो आ जाएगा 20 माइनस 4r बराबर कितना आ गया, 0। तो r बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। r इक्वल टू 5 का मतलब है कौन से नंबर की टर्म x से इंडिपेंडेंट है, 6 नंबर की टर्म इंडिपेंडेंट है, r से ज्यादा रहेगा। r का वैल्यू थोड़ी निकालना होता है, r का वैल्यू कभी नहीं पूछते, हमसे टर्म का नंबर पूछते हैं, और टर्म का नंबर r की वैल्यू से ज्यादा होता है। गॉट इट? अगर इसी एक्सपेंशन में अगर मैं आपको ये बोलूं कि x की पावर -20 वाला टर्म कौन सा है, बेसिक कैलकुलेशन बता रहा हूं मैं। x की पावर -20 वाला टर्म अगर आपको निकालना हो तो कैसे निकालोगे? सेम अप्रोच, आपको यही अप्रोच लगानी है, जनरल टर्म निकालनी है, और जनरल टर्म निकालने के बाद में जो x की पावर है उस x की पावर को -20 के बराबर करना है। तो जनरल टर्म में x की जो पावर आई है वो है हमारे पास 20 माइनस 4r है, और इस पावर को हम ब्रैकेट, ये जो पावर है इसके बराबर कर देंगे। इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो 40 बराबर क्या आएगा, 4r। यहां से r बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा जी, 10 आ जाएगा। r इक्वल टू 10 का मतलब है 11th नंबर की टर्म आएगी, है ना, 11th नंबर की टर्म आएगी। जैसे मान लो कि मैं इसमें ऐसा पूछ लूं कि x की पावर -4 वाला टर्म होगा कि नहीं होगा, x की पावर -4 वाला टर्म होगा क्या, तो आप क्या कहोगे, जनरल टर्म निकाल लिया आपने, और जनरल टर्म निकालने के बाद में आपको जो x की पावर कलेक्ट करने के बाद में जो x की पावर है उसको -4 के बराबर कर दो। तो ऐसे केस के अंदर होगा हमारे पास 20 माइनस का 4r बराबर -4, इधर ट्रांसफर कर दोगे तो 4r बराबर आएगा 24। यहां से r बराबर हमारे पास आ जाएगा 6 आ जाएगा। r इक्वल टू 6 का मतलब है कौन से नंबर की टर्म रहेगी, 7th नंबर की जो टर्म रहेगी वो हमारे पास सही आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ में? अरे क्लियर हो गया? तो एक फंडा जो मैंने बेसिक तरीका होता है वो मैंने बता दिया है। ये आर का जो वैल्यू आता है वो हमेशा नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए, और ये उतना भी ज्यादा नहीं होना चाहिए कहीं ब्रैकेट की पावर से ज्यादा ही निकल जाए, है ना। जैसे मान लो हमारे पास 11 टर्म है और यहाँ पे 10 टर्म आ गया, 11th टर्म आ गया, लेकिन क्या पता ऐसा भी आर का वैल्यू आ जाए जो हमारे पास 50 आ जाए। तो आर का वैल्यू 50 कैसे पॉसिबल है, 51वें नंबर का टर्म पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टोटल टर्म ही इसके अंदर 11 है ना। तो उस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चला। हालांकि मैं आपको इसका एक लॉजिक बता देता हूं कि अगर आपके पास इस टाइप का कोई भी एक्सपेंशन आ जाए, ऐसा कोई भी एक्सपेंशन आपके पास आ जाए कि x की पावर अल्फा प्लस माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर बीटा और उसकी होल पावर यदि आपके पास है n, ठीक है, ऐसा एक्सपेंशन यदि आपके पास आ जाए, लगा लो भाई लॉजिक, इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन है। और इस प्रसार के अंदर प्रसार में x की पावर m वाला टर्म अगर आपको निकालना हो, x की पावर m वाला टर्म अगर आपको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? अगर हम इसका प्रसार करें और हमें उसमें लानी है x की पावर m लानी है, तो x की पावर m वाला टर्म इस फॉर्मूले से निकालोगे, r बराबर n अल्फा माइनस m अपॉन अल्फा प्लस बीटा। यहां से पहले आप टर्म का पता करोगे कि कौन सी टर्म में आता है, और फिर उससे आप कोएफिशिएंट निकाल सकते हो। दूसरा, यदि हमारे को पूछा जाए कि इसके प्रसार में इंडिपेंडेंट टर्म अगर आपको निकालनी है, इंडिपेंडेंट टर्म निकालनी है,
इंडिपेंडेंट टर्म अगर आपको निकालनी है तो वो इंडिपेंडेंट टर्म क्या रहेगी, या हमसे बोला जाए कि एक्स से स्वतंत्र पद हमें निकालना है। अगर इसके प्रसार में एक्स से स्वतंत्र पद की बात करी जाए तो एक्स से स्वतंत्र पद होगा आर बराबर होगा एन अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा रहेगा। एक्स से स्वतंत्र पद में एम का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, और एम का वैल्यू 0 होगा तो आर बराबर आएगा हमारे पास एन अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। ठीक है, इंडिपेंडेंट टर्म अगर आपको निकालनी है। चलो जी, जैसे मान लो कि ऐसा हमारे पास कोई भी क्वेश्चन है कि x की पावर है हमारे पास x की पावर 2 और माइनस का 3 अपॉन x की पावर है हमारे पास 10 और उसकी पावर मान लिया मैंने 15 है, ऐसा। ठीक है, और हमसे यदि ये पूछा जाए, ऐसा पूछा जाए कि क्या इसमें x से इंडिपेंडेंट टर्म होगा क्या, इंडिपेंडेंट टर्म होगा या फिर नहीं होगा, बता सकते हो आप? इसके प्रसार में क्या x से स्वतंत्र पद होगा क्या, बताओ जल्दी से। एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर, लेकिन ध्यान रहना चाहिए कि ऐसे केस में एक टर्म ऊपर रहनी चाहिए, दूसरी टर्म नीचे ही रहनी चाहिए, नहीं तो इसमें वो लॉजिक नहीं लगेगा जो हम लगाना चाह रहे हैं। बताओ फटाफट से। हाँ जी, x से इंडिपेंडेंट टर्म आपको निकालनी है तो ऐसे केस में r बराबर हम फॉर्मूला लगाते हैं एन अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा लगाते हैं। क्या है एन अल्फा बीटा, क्या है एन अल्फा बीटा, हमारे पास ये है कि ये जो पावर है उसको तो मानते हैं हम क्या, n मानते हैं। इस पहली संख्या की पावर जो ऊपर होती है उसको हम मानते हैं अल्फा, इस नीचे वाली की संख्या की पावर को हम मानते हैं बीटा मानते हैं। अब देखो कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर कई बार तो आप ये फॉर्मूला, कई बार एम वाला फॉर्मूला। भाई इंडिपेंडेंट में एम बराबर 0 हो जाता है, तो हम यहाँ पे क्यों ही रखें एम बराबर 0 रख के, क्यों हमने अलग से एक्सप्रेशन लिख दिया इसका। आप जब इसको सोल्व करोगे तो आएगा हमारे पास एन अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा 2 प्लस का 2, तो कितना आ जाएगा 30/4 आ जाएगा। 30/4 क्या होगा, क्या पॉसिबल है क्या? 30/4 का मतलब होगा 7.5वें नंबर का टर्म। 7.5वें नंबर का टर्म पॉसिबल है? नहीं जी, नॉट पॉसिबल है, इंडिपेंडेंट टर्म होगी ही नहीं। अगर मैं आपको इसी केस के अंदर ये कह दूं कि x की पावर 2 वाला टर्म होगा क्या, x की पावर 2 वाला टर्म होगा क्या, तो ऐसे केस के अंदर हम फॉर्मूला पता है कौन सा लगाएंगे, एन अल्फा माइनस एम वाला। कोई यहां पर पावर वाला टर्म निकालना हो तो एन अल्फा माइनस एम अपॉन अल्फा प्लस बीटा, इंडिपेंडेंट टर्म निकालनी हो तो एन अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। तो ऐसे केस में आर बराबर होगा हमारे पास एन अल्फा माइनस एम अपॉन अल्फा प्लस बीटा रहेगा। आप जब पावर निकालोगे, आर का वैल्यू निकालोगे तो आएगा हमारे पास 15 दूना 30 और माइनस का 2/2 प्लस का 2 आ जाएगा। मतलब कितना आएगा 28/4, 28/4 का मतलब कितना 7, और r बराबर यदि 7 आया है तो हमें टर्म का नंबर निकालना है। टर्म का नंबर क्या होगा, इस टर्म से एक ज्यादा 8th नंबर का टर्म है ना। और यदि हमसे पूछ लिया जाए इसमें कोफिशिएंट क्या है, अगर कोफिशिएंट पूछ लिया जाए तो कोफिशिएंट आप निकालोगे NCR 15C7, पहली संख्या में x के मल्टीपल में जो लिखा हुआ है, कोई कांस्टेंट न्यूमेरिक डिजिट लिखी हुई है वो लेनी है, x कभी नहीं लेना होता है। तो आएगा -3 की पावर हमारे पास 7 आ जाएगी। आगे की बात समझ में, NCR A की पावर N माइनस आर, B की पावर R, है ना। ये वाला कॉन्सेप्ट हम लगा देते हैं। तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी बहुत बहुत अच्छे लेवल का कॉन्सेप्ट है, इसको अभी ध्यान रखोगे आप लोग। अच्छा, अगर ये वाला एक्सपेंशन आ गया कि इसमें कोई पावर का कोफिशिएंट हमें निकालना है तब की तो बात सही है, लेकिन अगर इस टाइप का कोई एक्सपेंशन अगर हमारे पास आया, लिख लेना 1 + x की पावर n का एक्सपेंशन जब भी हमारे पास कभी भी आए, उसमें यदि आपको लानी है x की पावर r वाला कोफिशिएंट किसके बराबर होगा, x की पावर r का कोफिशिएंट आपको निकालना है, डायरेक्ट आप लिख दोगे NCR लिख दोगे। इसके अंदर कलाकारी आपको नहीं दिखानी है कि हम n अल्फा वाला फॉर्मूला लगाएं, हम इसमें जनरल टर्म भी नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट हम ऐसा एक्सपेंशन कर देंगे। ध्यान रखना 1 + x की पावर n अगर लिखा हुआ है, हमेशा यहाँ पर 1 हो, यहाँ पे x लिखा हुआ है, तो 1 + x की पावर n के प्रसार में x की पावर r वाला टर्म अगर लानी है तो डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे, NCR लिख देंगे, ना कोई जनरल टर्म ना कोई बेसिक फॉर्मूला, डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, ऐसे केस में। अच्छा, इसके केस में एक और लॉजिक हम लगा सकते हैं, 1 + x की पावर n अगर ये प्रसार दे रखा है और इसमें आपको दे रखा है pवे नंबर का कोफिशिएंट एंड qवे नंबर का टर्म बराबर है, pवा टर्म और qवा टर्म बराबर है, pवा टर्म कोफिशिएंट ऑफ
कोफिशिएंट ऑफ pth नंबर का टर्म एंड qth नंबर का टर्म, pवे नंबर का टर्म और qवे नंबर का टर्म, इन दोनों के कोफिशिएंट अगर बराबर हैं तो उस केस में आप डायरेक्ट लॉजिक लगाओगे, p प्लस का q माइनस का 2 बराबर क्या रहेगा, n रहेगा। हमेशा ये वाला लॉजिक आप लगा सकते हो। अगर ऐसा प्रसार आपको दे रखा है 1 प्लस एक्स की पावर n का, और उसमें बोला है कि pवे नंबर के टर्म का कोफिशिएंट qवे टर्म के कोफिशिएंट के बराबर है, उस केस में आप डायरेक्ट दोनों को जोड़कर इसमें से 2 माइनस करके ब्रैकेट की पावर के बराबर कर सकते हो। ठीक है भाई, तो ये वाली चीज ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट लॉजिक है। अब उसके बाद में हमारे पास एक लॉजिक इसमें और आता है, और वो आता है मिडिल टर्म का। मिडिल टर्म कोई ज्यादा चीजें होती नहीं है बाइनोमियल में, मतलब लिमिटेड चीजें होती है, और अभी देखना तुम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से और अच्छे तरीके से समझ जाओगे। मिडिल टर्म, मिडिल टर्म अगर आपको निकालनी है, अगर दे रखा है आपको a प्लस बी की पावर है हमारे पास है n, और ये पावर पे डिपेंड करता है कि पावर ओड है या फिर इवन है। अगर पावर हमारे पास इवन है, n यदि हमारे पास इवन नंबर है, पावर यदि हमारे पास सम संख्या है, तो ऐसे केस के अंदर मिडिल टर्म जो हमारे पास रहेगी, मिडिल टर्म वो रहेगी n/2 प्लस 1वें नंबर का टर्म। n/2 प्लस 1वें नंबर का जो टर्म है वो हमारा मिडिल टर्म रहेगा। और इसी केस के अंदर n यदि हमारे पास ओड नंबर हो जाता है, विषम संख्या आ जाती है, ऐसे केस में n प्लस 1/2वे नंबर का टर्म, और एक इसमें आप एक और प्लस कर दोगे तो आ जाएगा n प्लस का 3/2। इस नंबर का जो टर्म रहेगा वो हमारे पास मिडिल टर्म रहेगा। ठीक है, मिडिल टर्म निकालना हो तो जैसे मान लो कि ऐसा कोई क्वेश्चन आपके पास आ गया कि 2x माइनस का 5/x दे रखा है, उसकी पावर हमारे को दे रखी है, पावर दे रखी है 13, और हमसे पूछा जाए इसमें मिडिल टर्म निकालनी है आपको, मिडिल टर्म कौन सी रहेगी और मिडिल टर्म का कोफिशिएंट क्या रहेगा। अगर पावर हमारे पास है 13, पावर अगर 13 है, मिडिल टर्म कौन से में जाना है, इस वाले में। पावर अगर 13 है तो मिडिल टर्म 2 रहेगी, एक तो कौन सी रहेगी, एक तो रहेगी हमारे पास 13 प्लस 1/2, मतलब एक तो होगी 7th नंबर की टर्म, और एक होगी हमारे पास 13 प्लस 1, 13 प्लस 3/2 रहेगी। समझ गए क्या, एक तो होगा हमारा 7th नंबर का टर्म और एक रहेगा 8th नंबर का टर्म, एक तो 7वें नंबर का टर्म, एक 8वें नंबर का टर्म, ये दोनों मिडिल टर्म रहेंगे। अब आपको 7वें नंबर का टर्म निकालना है तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे 13c6 लिखोगे, और 2x की पावर हो जाएगी 7, और माइनस का 5/x की पावर हो जाएगी 6। एक तो हमारे पास ये आ जाएगा 7th नंबर का टर्म। 8th नंबर का टर्म निकालना है तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7। r का वैल्यू यहाँ पे 7 रख दो, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा। ये मिडिल टर्म का कोफिशिएंट है। ठीक है भाई, आगे क्या बात समझ में। चलो पहले थोड़े से कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, और फिर उसके बाद में हम बात करेंगे आगे वाले क्वेश्चंस पे। आपको बोला है 1 प्लस एक्स की पावर 2 है ने प्रसार के पहले और अंतिम पदों के गुणांकों का योगफल क्या है। कितनी भी बड़ी पावर आ जाए, 1 प्लस एक्स की पावर है हमारे पास 2n। मैंने आपको बोल दिया कि पहली टर्म का जो कोफिशिएंट है वो हमेशा 1 रहता है, लास्ट टर्म का कोफिशिएंट हमेशा 1 रहता है। सेकेंड टर्म का कोफिशिएंट जो ब्रैकेट की पावर है वो रहता है, सेकेंड लास्ट टर्म का कोफिशिएंट ब्रैकेट की पावर के बराबर होता है। आपको फर्स्ट और लास्ट का सम करना है, जो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो राइट आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन रहेगा, बी ऑप्शन हमारा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो जरा। आपको ये बोला है 1x प्लस वाई की पावर है 10, और सभी पद में 6वें पद के गुणांक का मान। अच्छा, एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं, अगर आपको हाईएस्ट कोफिशिएंट वाला टर्म निकालना है, हाईएस्ट कोफिशिएंट वाला टर्म अगर आपको निकालना है, तो इस केस में एक चीज ध्यान रख लेना। जब भी हम कोई पास्कल ट्राइंगल, आप है ना, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के लिए जो हम पास्कल ट्राइंगल बनाते हैं, उस पास्कल ट्राइंगल को ध्यान से देखो आप। जैसे n बराबर 0 होता है तो एक कोफिशिएंट 1 होता है, n बराबर हमारे पास 1 होती है तो 2 कोफिशिएंट होते हैं, n बराबर 3 तो 1 2 1 होता है, फिर हमारे पास होता है 1 3 3 1 होता है, फिर होता है हमारे पास 1 4 6 4 1 होता है, फिर हमारे पास होता है 1 5 10 10 5 और 1 होता है। समझ में आ गई क्या बात। जब भी हम कोई बाइनोमियल में कितनी भी पावर लगाते हैं, ये मिडिल टर्म के कोफिशिएंट है, ये मिडिल टर्म के कोफिशिएंट है, ये मिडिल टर्म का कोफिशिएंट है। ध्यान से देखो, जब भी हम कोई बाइनोमियल थ्योरम पढ़ते हैं तो उसमें मिडिल टर्म का कोफिशिएंट ही हाईएस्ट होता है, मिडिल टर्म का कोफिशिएंट ही हाईएस्ट होता है, जब तक कि यहां पर दोनों के मल्टीपल के अंदर 1 1 लिखा हुआ हो। अगर x और y के मल्टीपल में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, 1 1 है, तो उस केस में हाईएस्ट पावर, मतलब हाईएस्ट जो कोफिशिएंट है वो मिडिल टर्म का कोफिशिएंट ही हाईएस्ट होता है।
ठीक है। अगर इनके मल्टीपल के अंदर हो गया तब एक अलग से कैलकुलेशन क्वेश्चन में करवा ली जाती है, और आई थिंक मेरे हिसाब से वो तुम्हारे नहीं आएगा, इतना ही आएगा आपके। ठीक है, मिडिल टर्म का कोफिशिएंट निकालना जब इन दोनों के कोफिशिएंट बराबर हो तो आपको बोला है सभी पदों में 6वें पद का गुणांक हाईएस्ट रहेगा। हाँ जी, कैसे? पावर आपके पास 10 है, मिडिल टर्म निकालू तो मिडिल टर्म रहेगी ये वाली, है ना। मिडिल टर्म रहेगी हमारे पास, सिक्स्थ टर्म जो रहेगी और वो हमारी मिडिल टर्म रहेगी। सिक्स्थ नंबर की टर्म अगर मिडिल है, सिक्स नंबर की टर्म अगर मिडिल है तो उसका कोफिशिएंट हाईएस्ट होगा। बिल्कुल बात सही है, तो इसका मतलब है पहला सही है। फिर आपको बोला है तीसरे पद का गुणांक 9वें पद के गुणांक के बराबर है। तीसरे नंबर का टर्म यदि हम निकालेंगे, x प्लस वाई की पावर है हमारे पास 10 है, आपको थर्ड टर्म का कोफिशिएंट निकालना है, तो थर्ड टर्म का कोफिशिएंट होगा 10 c2, x की पावर होगी हमारे पास 8 एंड y की पावर होगी 2 होगी। ठीक है, हमें कोफिशिएंट देखना था, कोफिशिएंट ये रहेगा। एक आपको 9th नंबर के टर्म का कोफिशिएंट देखना है, तो 9th नंबर के टर्म में होगा हमारे पास 10c8, x की पावर होगी 2 एंड y की पावर कितनी होगी? 10 होगी। आपको कोफिशिएंट पूछा था, ये कोफिशिएंट, ये दोनों देखो आपस में बराबर है। जब तक नीचे वाली दोनों संख्याओं का योगफल ऊपर वाली के बराबर आता है वो कोफिशिएंट हमेशा बराबर होते हैं, तो ये दोनों बराबर है। राइट आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। अरे भाई ठीक है क्या? आ गई क्या बात समझ में? कर पा रहे हो क्वेश्चन? है ना, देखे जाओ। ये एक थोड़ा पीएचडी के बेसिस पे आपको अगर एक प्रॉपर्टी याद है तो वो प्रॉपर्टी में लिखा दूं आपको, एनसीआर बराबर होता है एनसीएन माइनस आर होता है। ठीक है, या मैं आपको बोल दूं इसको इधर ट्रांसफर अगर आप कर लेते हो, एनसीआर माइनस एनसीएन माइनस आर, इसका आंसर कितना आता है? 0 आता है। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। मतलब जब तक नीचे वाली दोनों संख्याओं का योगफल ऊपर वाली के बराबर है, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो आंसर 0 हो जाएगा। आप इस वाली टर्म को और इस वाली टर्म को देखो, नीचे वाली दोनों संख्याओं का 21 और इन दोनों का योगफल करोगे तो क्या आएगा? 51 आएगा। एक प्लस में है एक माइनस में है, कैंसिल आउट हो जाएगी। एक माइनस में है और एक प्लस में है, इन दोनों का योगफल अगर आप करोगे 51 आएगा। एक हमारी प्लस में है, दूसरी माइनस में है। अच्छा, ये वाली टर्म देखो और ये वाली टर्म देखो, इन दोनों का योगफल करोगे 51 आ जाएगा। एक प्लस में एक माइनस में, एक प्लस में एक माइनस में, है ना, कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा? 0। इसमें भी देखो, यहां पर ये 0 नहीं हो सकता, ये 0 नहीं हो सकता, और ये देख लो, इन दोनों के अंदर देख लो आप, इन दोनों का योगफल कितना आ रहा है? 51, और ये भी हमारे पास 51 है, तो ये दोनों बराबर होगी, कैंसिल आउट हो जाएगा। राइट आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन आएगा। ठीक है क्या? चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। आपको दे रखा है 5 की पावर n से डिविजिबल नंबर। ये क्वेश्चन है हमारे पास कौन सा? एक्सपोनेंट ऑफ ए प्राइम नंबर इन फैक्टोरियल n। कोई भी हमारे पास प्राइम नंबर हो और उस प्राइम नंबर में, उसके फैक्टोरियल में प्राइम नंबर की कोई पावर अगर हमें लानी हो, उस केस वाला कॉन्सेप्ट है। आपको दे रखा है 30 फैक्टोरियल प्लस 35 फैक्टोरियल दे रखा है। ठीक है, 30 फैक्टोरियल और प्लस 35 फैक्टोरियल है। 35 फैक्टोरियल जो है उसको हम क्या लिखें? 35 इंटू 34 इंटू 33 इंटू 32 इंटू 31, और साथ में क्या है हमारे पास? 30 फैक्टोरियल। ऐसा इस पूरे में से अगर मैं 30 फैक्टोरियल को कॉमन ले लूं, 30 फैक्टोरियल को, तो ये हमारे पास बचेगा 1 प्लस का 35 इंटू 34 इंटू 33 इंटू 32 और इंटू क्या होगा हमारे पास? 31 रहेगा। आप देखो इन सब का प्रोडक्ट करने के बाद में, उसमें यदि आप एक प्लस कर रहे हैं, इन सब का प्रोडक्ट कर रहे हैं और एक अगर प्लस कर रहे हैं, तो यूनिट प्लेस पर हमारे पास 1 आएगा और वो 5 की पावर n से डिवाइड नहीं होगा। आपको क्या करना है? ये जो 30 फैक्टोरियल है इसी को देखना है कि इसमें 5 की पावर कितनी पावर का डिवाइड हो सकता है। मतलब एक्सपोनेंट ऑफ देखना है 5 की पावर 5 का, एक्सपोनेंट ऑफ 5 हम इसमें ट्राई करेंगे, और वो देखने के लिए क्या करेंगे? 30 के अंदर हम 5 की पहली पावर का डिवाइड कर देंगे, और प्लस फिर 30 के अंदर हम 5 की दूसरी पावर का डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। ऐसा ऐसा आएगा। फिर तीसरी पावर का डिवाइड करेंगे तो नीचे बड़ी संख्या आ गई, ये आ जाएगा 6 और 1 कितना हो गया भाई? 7। तो एक्सपोनेंट ऑफ 5 इसके अंदर कितना आएगा भाई? 7 आएगा। एक्सपोनेंट ऑफ 5 कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक है भाई, अरे क्लियर, समझ में आ गया? कितना आ जाएगा? 7 आएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी हमारा वैसे पी एंड सी का ही क्वेश्चन था, तो यहाँ पे डाल दिया मैंने। आपको दे रखा है ये संख्या क्या है? फैक्टोरियल 2 है। ये संख्या क्या है? फैक्टोरियल 3 है। ये क्या है? फैक्टोरियल 4 है। ये क्या है? फैक्टोरियल 5 है। ये फैक्टोरियल 9 है। सही। तो ऐसे केस में अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ऐसा लिख सकता हूं, 2 इंटू फैक्टोरियल 2 प्लस 3 इंटू फैक्टोरियल 3
प्लस 4 इंटू फैक्टोरियल 4 डॉट 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 9 इंटू फैक्टोरियल 9, ऐसा लिख सकता हूं मैं। और लास्ट में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। अच्छा, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। अगर मैं इसी के अंदर साथ में यहाँ पे ऐसा वो लिख लूं 1 और इंटू फैक्टोरियल 1 लिख दूं, तो किसी दिक्कत है क्या किसी बच्चे को? है ऐसा लिख दूं मैंने एक फैक्टोरियल जोड़ दिया और एक फैक्टोरियल माइनस कर दिया, ठीक है। और यहां से लेकर यहां तक की जो संख्या है, इसको अगर मैं कलाकारी लगा के ऐसा लिख लूं n इंटू फैक्टोरियल n, इसका हम समेशन कर रहे हैं n बराबर 1 से लेकर 9 तक है। और 2 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये जो n इंटू n लिखा हुआ है, इसमें से इस n को मैं ये लिख सकता हूं क्या, n प्लस 1 माइनस का 1, और ये पूरे का क्या है, फैक्टोरियल n है, ठीक है। और प्लस है हमारे पास 1। ये फैक्टोरियल n जब इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास आ जाएगा n प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल n और माइनस फैक्टोरियल n आ जाएगा। और साथ में क्या है, प्लस का 1 है। अच्छा, जब भी हमारे पास दो लगातार संख्याएं, एक फैक्टोरियल वाली एक बिना फैक्टोरियल वाली हो, दो संख्याएं लगातार मल्टीपल में हो, एक फैक्टोरियल वाली है दूसरी फैक्टोरियल वाली नहीं है, और बड़ी संख्या का फैक्टोरियल नहीं हो, तो ऐसे केस में हम इन दोनों का जो प्रोडक्ट है उसको लिख सकते हैं n प्लस 1 का फैक्टोरियल और माइनस n का फैक्टोरियल। इस पूरे का हम समेशन कर देंगे कहां से, n बराबर 1 से लेकर 9 तक समेशन कर देंगे, ठीक है। और प्लस का 1 है। क्लियर हो गया? हम इसमें संख्या रखना स्टार्ट करेंगे। n बराबर जैसे ही 1 रखेंगे तो आएगा 2 फैक्टोरियल और माइनस 1 फैक्टोरियल। फिर अगली संख्या रखेंगे 2, तो आएगा हमारे पास 3 फैक्टोरियल और माइनस का 2 फैक्टोरियल। फिर आएगा 4 फैक्टोरियल माइनस का 3 फैक्टोरियल। जैसे ही 9 रखेंगे तो आएगा फैक्टोरियल 10 माइनस का 9 फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। तो इन सब का हमें समेशन करना है, और साथ में हमारे पास क्या है, प्लस का 1 है, ठीक है भाई। ये नंबर इससे कैंसिल, ये नंबर इससे कैंसिल, ये नंबर इससे कैंसिल, समझ गए। तो 10 फैक्टोरियल माइनस एक फैक्टोरियल इससे कैंसिल, तो बचेगा कितना, बचेगा हमारे पास 10 फैक्टोरियल। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन सही आंसर होगा, ठीक है भाई। चलो आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बोला गया है कि विस्तार में 6th नंबर का टर्म 5600 है, तो आपको निकालना है x का मान कितना रहेगा। आपको 6th नंबर का टर्म निकालना है। 6th नंबर का टर्म यदि निकालें, 6th नंबर का टर्म निकालें तो आ जाएगा हमारे पास nc5 a की पावर n माइनस 5 एंड b की पावर 5 आ जाएगा। ऐसा हमारे पास 6th नंबर का टर्म होगा। r का वैल्यू कम रहता है इससे। n बराबर है हमारे पास 8, तो आ जाएगा 8c5। a का मतलब क्या है, x की पावर माइनस का 8/3, उसकी पावर तो हमारे पास इसमें से इसको माइनस करोगे तो पावर 3 आ जाएगी। और दूसरी जो संख्या है वो है x स्क्वायर log x बेस 10, और उसकी पावर है हमारे पास 5, और बराबर में आपको दे रखा है 5600 दे रखा है, ठीक है। जब आप इसका एक्सपेंशन करोगे, 8c5 का एक्सपेंशन करोगे तो आ जाएगा फैक्टोरियल 8/5 और फैक्टोरियल 3 आ जाएगा। इसका प्रसार करोगे तो 8 इंटू 7 इंटू 6 और इंटू फैक्टोरियल 5, और इसका होगा फैक्टोरियल 5 और 3 फैक्टोरियल का वैल्यू 6। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, कितना है 56 आ गया। तो इसकी जगह में लिख दूं 56 लिख दूं। ये पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी तो x की पावर -8 आ जाएगा। ये पावर की पावर जब मल्टीप्लाई होगी तो आएगा x की पावर 10 और इंटू log x बेस 10, उसकी पावर कितनी हो जाएगी, 5 आ जाएगी, और बराबर आ जाएगी 5600 आ जाएगा, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा x की पावर 2 और आ जाएगा log x बेस 10, उसकी पावर हमारे पास आ जाएगी 5। ये 56 है, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। हम यहाँ पर x का वैल्यू क्या रखें जिससे कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। अब ऐसे में बच्चा कैलकुलेट करने बैठता है, भाई कैलकुलेट नहीं करना होता है, हमें ऐसे में हिट एंड ट्रायल अप्रोच ही लगानी पड़ती है, ठीक है भाई। हिट एंड ट्रायल। तो x बराबर हम इसमें क्या रखेंगे, 10। x इक्वल टू 10 रखोगे तो ही हमारे पास दोनों तरफ हमारे पास 100 आएगा। राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। क्या होगा, 9 क्यों होगा भाई, 9 क्यों कर रहे हो, आंसर आएगा हमारे पास डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको एक एक्सपेंशन बताया था, उसमें यही चीजें बताई थी, है ना। एनडीए 2022 सेकंड का क्वेश्चन है। आपको दे रखा है p प्लस क्यू एक्स की पावर है 9, इसके विस्तार पर विचार करना है। हमें x की पावर 3 x की पावर 6 का गुणांक बराबर है, तो हमें q का वैल्यू निकालना है, कितना आएगा। चाहो तो आप ये निकाल सकते हो, p प्लस क्यू एक्स की पावर अगर है हमारे पास 9, इसकी जनरल टर्म निकाल सकते हो। इसकी जनरल टर्म निकालें तो वो आ जाएगी एन सी आर
पहली संख्या की पावर होगी 9 माइनस आर, और दूसरी जो संख्या है उसकी पावर रहेगी हमारे पास आर रहेगी। समझ गए? मतलब ये हमारे पास आ जाएगा 9 CR, पी की पावर रहेगी 9 माइनस आर, और क्यू की पावर रहेगी आर, और एक्स की पावर क्या रहेगी आर। ये हमारे पास जनरल टर्म है। हमें कितनी पावर लानी है? हमें लानी है एक्स की पावर 3। एक्स की पावर 3 लाने के लिए आर बराबर कितना रख, मुझे एक्स की पावर 6 लानी है, तो आर बराबर क्या रखूंगा? 6, और दोनों को बराबर करना है। एक बार 3 रख के एक बार 6 रख के बराबर करना है। जब हम 3 रखेंगे यहाँ पे तो आ जाएगा 9C3, और आ जाएगा पी की पावर रहेगी 6 एंड क्यू की पावर रहेगी 3 बराबर। आपको एक्स की पावर 6 लानी है तो आ जाएगा हमारे पास 9C6, पी की पावर आ जाएगी 3 और क्यू की पावर कितनी आ जाएगी 6। ये 9C3 9C6 बराबर रहेंगे। ये जब इससे कटेगा तो आ जाएगा पी की पावर 3 बराबर क्यू की पावर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। पी की पावर 3 बराबर क्यू की पावर 3, दोनों बराबर हो जाएंगे तो पी बराबर क्या हो जाएगा? क्यू। तो यहां से क्यू का मान हमें निकालना है जो किसके बराबर होगा? पी के बराबर रहेगा। ठीक है भाई, आगे ये बात समझ में? तो ऐसे ऐसे पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो तो आपको बोला है प्रसार में मध्य पदों के गुणांकों का अनुपात क्या है। जो पहले वाला क्वेश्चन था कॉम्प्रीहेंशन का था, इसमें कॉम्प्रीहेंशन का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन आने का पूरा पूरा चांस है। आपको दे रखा था P प्लस का QX, P प्लस दे रखा है QX और उसकी पावर है 9। इसके अंदर मिडिल टर्म बताओ कितनी रहेगी? पावर अगर हमारे पास 9 है तो एक तो होगा हमारे पास 9 प्लस का 1/2, मतलब यहां से तो आएगा 5th, और एक आ जाएगा हमारे पास 6th टर्म। सही है क्या? अरे पावर अगर 10 है ना तो पांचवा और छठा जो टर्म है वो मिडिल टर्म रहेगा। आपको दोनों का अनुपात निकालना है। 5th नंबर का टर्म और 6th नंबर का टर्म दोनों का रेशियो निकालना है। 5th नंबर का टर्म क्या होगा? 5th नंबर का टर्म होगा NC4। सही है क्या? जब भी जो भी नंबर का हम टर्म निकालते हैं आर का वैल्यू उससे एक कम होता है, तो 5th नंबर के टर्म के लिए आर का वैल्यू कितना रहेगा? 4 रहेगा। 9C4, पहली जो संख्या है उसकी पावर तो रहेगी 9 माइनस 4, और दूसरी जो संख्या है उसकी पावर रहेगी 4 रहेगी। अपॉन 6th नंबर का टर्म निकालना है तो आएगा 9C5, पी की पावर होगी हमारे पास, इसमें से इसको माइनस करोगे, और क्यू एक्स की पावर हमारे पास कितनी रह जाएगी? इन दोनों का वैल्यू बराबर होता है क्योंकि नीचे वाली दोनों का योगफल ऊपर वाले के बराबर है। यहां से ये कटेगा, यहां से हमारे पास देखो क्या क्या बचेगा। ऊपर तो बचेगा P और Q की पावर 4 x की पावर 4, नीचे हमारे पास बचेगा Q की पावर 5 x की पावर 5। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब हमारे पास P अपॉन QX बचेगा। P अपॉन QX, हमें केवल कोफिशिएंट निकालने थे तो कोफिशिएंट में x नहीं लिखा करते हैं। कोफिशिएंट में x नहीं लिखेंगे तो इसका मतलब राइट आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है क्या? आ गया बेटा? अरे क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई? अच्छा, आगे आपको दे रखा है किस शर्त पर x की पावर 2 और x की पावर 4 के कोफिशिएंट बराबर है। अच्छा सवाल है। x की पावर 2 मैंने आपको पहले भी बता दिया था, एक ऐसा एक्सप्रेशन बताया था 1 प्लस एक्स की पावर n, है ना? उसमें आपको काम नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है कि आप जनरल टर्म निकालने बैठ गए। आप डायरेक्टली जो पावर पूछी है ना वो लगा दो। जैसे हमारे पास दे रखा है ये एक्सप्रेशन था P प्लस QX, जब तक यहां पर सिंगल पावर होती है ना तो हम ये एक्सप्रेशन लगा सकते हैं। जैसे x की पावर 2 लानी है तो r का वैल्यू अपने आप ही 2 ही आएगा। r का वैल्यू 2 आएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 9C2, पहली संख्या की पावर तो होगी 7, और दूसरी जो संख्या है, हमें कोफिशिएंट के बारे में बात कर रहे हैं तो x नहीं लेना है क्योंकि पावर कितनी आ जाएगी? 2। आ गई बात समझ में? गुणांक बराबर है। चलो अगला, आपको x की पावर 4 लानी है तो x की पावर 4 लाने के लिए r का वैल्यू कितना रहेगा? 4। 9C4, p की पावर रहेगी हमारे पास 5 एंड q की पावर कितनी रहेगी? 4 रहेगी। आप काटापीटी कर दो। ये देखो p की पावर 5 से ये कटेगा, p की पावर 2 बचेगी, q की पावर 2 से ये कटेगा, q की पावर 2 आ जाएगा। आपको डिवाइड करना है, q स्क्वायर का इधर डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा हमारे पास p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर बराबर आ जाएगा 9C4 अपॉन 9C2 आ जाएगा। ठीक है, अब आप केवल इसका एक्सपेंशन कर दो, प्रसार कर दो, और प्रसार करके आंसर निकाल लो। ठीक है, शायद 7/2 के आसपास कुछ आंसर आएगा। बहुत सिंपल सी चीज है। ठीक है भाई? हाँ, तो ये वाली चीजें ध्यान रखना। अच्छा, इसमें थोड़ी सी चीजें हम रिलेशन बिटवीन बाइनोमियल कोफिशिएंट, एक टर्म बचा हुआ है तो मैं थोड़ा सा उसको क्लियर कर दूं, फिर उसके बाद में कुछ क्वेश्चन जो हमारे और बचे हुए हैं वो भी करवा दें। रिलेशन बिटवीन बाइनोमियल कोफिशिएंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। रिलेशन बिटवीन बाइनोमियल
कोफिशिएंट, द्विपद गुणांकों में संबंध अगर आपको निकालना है तो वो द्विपद गुणांकों में संबंध कैसे निकालते हैं। जब भी हम ऐसे प्रसार करते हैं 1 प्लस एक्स की पावर एन का प्रसार यदि करते हैं तो इस प्रसार को वैसे तो लिखा जाता है NC0 और फिर हमारे पास आ जाएगा NC1 एक्स की पावर 1, फिर आएगा हमारे पास NC2 एक्स की पावर 2 डॉट 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 NCN एक्स की पावर n आएगा। ठीक है, लेकिन ये जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है NC0 NC1 इनको अलग अलग लैंग्वेज में लिखा जा सकता है। इनको हम C0 लिख सकते हैं, C1 इंटू एक्स लिख सकते हैं, C2 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, डॉट 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 CN इंटू एक्स की पावर n इनको लिखा जा सकता है, ऐसा भी इसको लिख सकते हैं। अगर हम इसमें थोड़ी सी कलाकारी दिखा दें, थोड़ी कलाकारी का पहला कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम इसमें x बराबर 1 पुट कर दें, जब x बराबर 1 यदि हम इसमें पुट कर दें, x बराबर 1 पहला एक्सप्रेशन आएगा, x बराबर 1 पुट करने से ये आएंगे हमारे पास सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट। x बराबर 1 पुट करोगे तो आ जाएगा C0 प्लस का C1 प्लस का C2 डॉट 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 CN बराबर आएगा 2 की पावर n आएगा। ये है सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट C0 C1 C2 CN तक का। दूसरा, अगर हमें निकालना है सम ऑफ ओड टर्म्स निकालना है या सम ऑफ इवन टर्म्स निकालना है या हमें अल्टरनेट सीक्वेंस में प्लस माइनस करना है तो आप इसमें x बराबर -1 पुट कर दो। इसमें तो पुट x बराबर हमें इसमें 1 पुट करना था और इसके अंदर x बराबर -1 पुट करना था। x बराबर -1 जैसे ही हम इसमें पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 और इसमें अल्टरनेट सीक्वेंस में प्लस माइनस आ जाएगा, C0 माइनस का C1 प्लस का C2 डॉट 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 -1 की पावर n CN बराबर में कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। जब सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट है उसका सम तो 2 की पावर n होता है और अगर अल्टरनेट सीक्वेंस में प्लस माइनस आ जाए तो उसका सम क्या होता है 0 के बराबर होता है। तीसरा, यदि हम इन दोनों को प्लस कर दें, इन दोनों को प्लस कर दें तो दोनों को प्लस करने से हमारे पास ये जो इवन नंबर जो जिसमें नीचे होती है वो टर्म डबल हो जाती है। दो कॉमन लेकर इधर डिवाइड करते हैं तो आप डायरेक्ट लिख लो इसको C0 प्लस का C2 प्लस का C4 प्लस का C6। ऐसे ऐसे अगर इवन नंबर की टर्म जहां पे आएगी उन सब का सम होगा 2 की पावर n-1। ऐसे ही अगर हमारे पास ओड टर्म आती है C1 प्लस का C3 प्लस का C5 डॉट 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 C ओड अगर आता है तो उसका जो सम होगा वो होगा 2 की पावर n-1 के बराबर होगा। इवन का ओड का सम बराबर रहेगा, सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट 2 की पावर n होगा और यदि इवन का पूछ लिया जाए 2 की पावर n-1, अल्टरनेट सीक्वेंस में प्लस माइनस पूछ लिया जाए तो क्या होगा 0 हो जाएगा। ये वाले एक्सप्रेशंस आपको ध्यान रखने हैं। अच्छा, इस एक्सप्रेशन के अंदर एक और चीज जिसको हम बोल सकते हैं रिवर्स टेक्निक मेथड बोलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर है हमारे पास 5। अगर आपको ऐसा मिल जाए A0 C0 A1 C1 प्लस का A2 C2 डॉट 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 AN CN और ये जो टर्म हमारे पास लिखी हुई है बाइनोमियल कोफिशिएंट के मल्टीपल के अंदर लिखा हुआ है, अगर वो AP में है, समांतर श्रेणी में है, बाइनोमियल कोफिशिएंट के मल्टीपल में जो टर्म लिखी हुई है वो AP में है, समांतर श्रेणी में है, उस केस में हम एक इसमें मेथड लगाते हैं जिसको बोलते हैं रिवर्स टेक्निक, लेकिन वो C0 से स्टार्ट होना चाहिए, CN तक जाना चाहिए। ऐसे केस में C0 का कोफिशिएंट और CN का जो कोफिशिएंट है उन दोनों को ऐड करेंगे और 2 की पावर n-1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। C0 का कोफिशिएंट और CN का कोफिशिएंट इन दोनों को ऐड करके 2 की पावर n-1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये होती है हमारे पास रिवर्स टेक्निक। इसके अलावा भी हम डिफरेंशिएशन करके भी निकाल सकते हैं। जैसे डिफरेंशिएशन करना हो, हम इन सब का डिफरेंशिएशन कर दें, है ना, इन सब का डिफरेंशिएशन कर दें तो हमारे पास आ जाएगा n इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n-1। ये कांस्टेंट है डिफरेंशिएशन 0। इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे C1 आएगा, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 2x इंटू C2 आ जाएगा, ऐसे ही 3x स्क्वायर C3 आ जाएगा। ऐसे ऐसे अगर इसमें x बराबर 1 पुट कर दूं, मैं x बराबर 1 पुट कर दें तो n इंटू 2 की पावर n-1। x बराबर जैसे ही मैं 1 पुट करूंगा C1 आएगा, 2 इंटू C2 आ जाएगा, 3 इंटू C3 आ जाएगा, डॉट 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 चलता जाएगा। आ गई की बात समझ में? इतनी क्लियर हो रही है चीजें? अगर हमें कई बार डिवाइड के अंदर बाइनोमियल कोफिशिएंट पूछे जाते हैं, डिवाइड के अंदर जैसे यहाँ पर इसके नीचे डिवाइड में, इसके नीचे डिवाइड में कुछ, तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं, इसी स्टेप का इंटीग्रेशन कर दें, ऐसा लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स की पावर n लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है C0 प्लस का C1 एक्स प्लस का C2 एक्स स्क्वायर और डॉट 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 CN एक्स की पावर n है। अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर दें
अगर इंटीग्रेशन कर दें तो आएगा 1 प्लस एक्स की पावर होगा हमारे पास n+1 अपॉन n+1, इंटीग्रेशन करने से ही आएगा। बराबर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो c0, इसका इंटीग्रेशन करेंगे c1x² अपॉन 2 आ जाएगा, प्लस यहां से आ जाएगा हमारे पास c2x³ अपॉन 3 आ जाएगा, डॉट 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 cnx की पावर n+1 अपॉन n+1 आ जाएगा। आ गया। हम इसमें x बराबर 1 पुट कर देंगे। x बराबर 1 पुट करोगे तो आएगा 2 की पावर n+1 अपॉन n+1 आ जाएगा, और बराबर ये c0 प्लस का c1 अपॉन 2 प्लस आ जाएगा c2 अपॉन 3 और डॉट 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 cn अपॉन n+1 आ जाएगा। आ गई क्या बात समझ में? ठीक है। अगर डिवाइड में आ जाए तो इंटीग्रेशन करके फिर पुट करो। मल्टीप्लाई में आ रही है तो उस केस में हम डिफरेंशिएशन कर देंगे, या फिर रिवर्स टेक्निक वाला जो मेथड है वो हम अप्लाई कर देंगे। कई बार डिफरेंशिएशन करके प्लस माइनस पुट करना पड़ता है, +1 या माइनस। अल्टरनेट सीक्वेंस में जब भी प्लस माइनस आते हैं तो -1 पुट करना, और सारी संख्याएं प्लस की आ रही तो 1 पुट कर देना। एक इसमें लॉजिक और आता है, बाइनोमियल कोफिशिएंट अगर प्रोडक्ट के अंदर आ जाए, ऐसा आ जाए c0 इंटू CR, c1 इंटू CR+1, डॉट 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 CR इंटू CN+R, ऐसा ऐसा लॉजिक अगर हमारे पास आ जाए, देखो कैसा लॉजिक है। इस केस में इसमें से माइनस करोगे कितना आया R, इसमें से माइनस करोगे R, इसमें से अगर आप इसको माइनस करोगे तो कितना आ रहा है हमारे पास, सॉरी N यहाँ पे है हमारे पास R माइनस, ठीक है। आप इस तरीके से लिख लो इसको, है ना, CN+R N-R ऐसे कुछ था। तो अभी तो आप ये लिख लो, जब भी बाइनोमियल कोफिशिएंट मल्टीप्लाई में अगर आते हैं तो ऐसे केस के अंदर इन दोनों का गेप हम देखते हैं, इन दोनों का गेप देखते हैं। इन दोनों का गेप कितना है, R का गेप है। तो हम इसमें एक लॉजिक लगा देते हैं ऐसा वाला, फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n-r और फैक्टोरियल n+r, ये वाला लॉजिक हम अप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है। ठीक है। जब भी बाइनोमियल कोफिशिएंट, दो बाइनोमियल कोफिशिएंट मल्टीप्लाई में आएंगे, फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल n+r हो जाएगा। ठीक है क्या? अरे क्लियर है? हाँ, चलो देख लेते हैं कुछ एक क्वेश्चन हमारे पास और है। ये एक नया सा क्वेश्चन आया था एनडीए फर्स्ट 2024 में। तो इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीकों से देखो वैसे तो किया जा सकता है। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है 2 की पावर 120 है, बाइनोमियल में कन्वर्ट करना हो तो ऐसे किया जाता है। 2 की पावर 120 है, 2 की पावर 120 को मैं लिखूं क्या, 2 की पावर 3 की पावर 40 लिख दूं क्या? तो इसको मैं लिख दूं 8 की पावर 40 लिख दूं क्या? 8 की पावर 40 लिख दिया जाए इसको, कोई दिक्कत है? हम इसको, इसका जो बेस है उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, जिसका डिवाइड कर रहे हैं उसके आसपास में कन्वर्ट करते हैं। हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसके बेस को 7 के आसपास में हम कन्वर्ट कर देते हैं, तो आ गया। अच्छा, इसको पूरे को अगर मैं चेंज करना चाहूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, 1 + 7 की पावर 40, और हम इसका प्रसार कर सकते हैं। इसका प्रसार पता है क्या होगा, ऐसा होगा 40c0 प्लस होगा हमारे पास 40c1 दूसरी संख्या की पावर 1, ठीक है। फिर होगा हमारे पास 40c2 और फिर होगा हमारे पास 7 की पावर 2, डॉट 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 40c40 और 7 की पावर कितनी आ जाएगी 40। आप सोचो 7 से डिवाइड कर रहे हैं, 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो इन हर संख्याओं के अंदर 7 का कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा। केवल ये नंबर रहेगी जिसमें 7 का डिवाइड नहीं रहेगा। 40c0 का वैल्यू 1, एक में 7 का डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बता दो, रिमाइंडर बताओ कितना आएगा, 1 आ जाएगा। अरे क्लियर होगी क्या बात बेटा? हाँ नेक्स्ट, ये देखो एनडीए फर्स्ट 2024 में क्वेश्चन एक पूछा गया हमसे, और ये बोला गया इसमें कई बार कैलकुलेशन ऐसी करवा ली जाती है ना, दिखा दिया जाता है, दिखावा कर दिया जाता है कि क्वेश्चन बहुत बड़ा है, जबकि क्वेश्चन ज्यादा बड़ा नहीं होता है। ठीक है। तो आपके पास पहले इसको आप फिनिश कर लो, इसको फिनिश करते ही आपके पास कैलकुलेशन बन जाएगी, ये ही है बस सबसे जो है। तो हम पहले तो इसकी पावर को नीचे लाके क्या करेंगे, प्लस में करेंगे। 1 अपॉन में इसको ऐसा कर दूं क्या, 2 - x² माइनस 1 अपॉन x² और उसकी पावर में कर दूं 5 कर दूं क्या, है ऐसा। इसमें से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लोगे तो माइनस तो हमारे पास बाहर आ जाएगा, है ना, माइनस तो बाहर आ जाएगा, और माइनस कॉमन लेने से हमारे पास बन जाएगा x² माइनस का 2 प्लस 1 अपॉन x² बन जाएगा। उसकी पावर कितनी है हमारे पास है 5 है। ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास इसका जो लॉजिक है वो क्या बनेगा, ये हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। किसका बन रहा है, x माइनस 1 अपॉन एक्स का, या 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स का कर सकते हो आप। 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर की पावर कितनी आएगी हमारे पास, 5 आ जाएगी। सही है क्या? अरे सही है क्या?
अब यहां से अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये हमारे पास बनेगा -1 अपॉन क्या हो गया, माइनस यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा, ये आएगा एक्स स्क्वायर, तो आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी है 2, और 2 पावर मल्टीप्लाई हो गया पावर, यहां से जो x हम एलसीएम लेंगे वो 2 पावर, फिर ये 5 से मल्टीप्लाई होके 10, 2 10 ऊपर चला जाएगा, x की पावर 10 आ जाएगा। ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन रहा है। यहां पर आप देखो, ये मैंने उसको सिंप्लीफाई किया है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर है हमारे पास 20 है, और लिखा हुआ है माइनस एक्स की पावर 10 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर कितना लिखा हुआ है 10। ये देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 20 है, ये पावर 10 है, इससे कैंसिल होके 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी आएगी 10 आएगी। तो माइनस एक्स की पावर 10 तो हमारे पास ऑलरेडी है, और यहां पर कितना आया 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 10 आ गया। आपको कितनी पावर लानी है बताओ, एक्स की पावर 10 लानी है। सोचो, आप दिमाग लगाओ कि x की पावर 10 अगर लानी है तो x की पावर 10 तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई में है ही है। इसके अंदर जो कांस्टेंट आएगा, जैसे मान लो कि दो ब्रैकेट जब मल्टीप्लाई में है और हमें कोई पावर ज्यादा लानी हो कम लानी हो, उस केस में क्या करते हैं, जैसे हमें x की पावर 12 लानी है, तो अगर x की पावर 10 ऑलरेडी है तो इसमें से दो पावर ढूंढेंगे ताकि 12 मिल जाए। अगर x की पावर 10 लानी है, ऑलरेडी 10 है, तो इसमें से कांस्टेंट ढूंढेंगे, है ना। तो इसका कांस्टेंट कितना आएगा 1, और ये 1 इस माइनस से मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा -1। राइट आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, तो ऐसे ऐसे लॉजिक है, ध्यान रखना भाई। ठीक है भाई, चलो। अच्छा, कुछ एक एक्सप्रेशन मैं आपको और लिखा दूं, वो एक्सप्रेशन भी आप लिख लो, नहीं तो फिर रह जाएंगे। अगर आपको ऐसा कहीं पर दिया हुआ है 1 माइनस एक्स दिया हुआ है, 1 माइनस एक्स माइनस 2 दिया हुआ है, एक्स माइनस 3 डॉट 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 एक्स माइनस एन, पहले तो इसमें देखनी है टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है। 1 से शुरुआत होके n तक जा रहा है, तो इसका मतलब है टोटल यहां से लेकर यहां तक कितनी टर्म है, n टर्म है। और n अगर टर्म है तो n में से एक कम कर दो, उस पावर का कोफिशिएंट अगर आपसे पूछ लिया जाए, मतलब आपको पूछ लिया जाए, इस पूरे में पूछ लिया जाए कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n माइनस 1 पूछ लिया जाए, अगर कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n माइनस 1 आपसे पूछा जाए, तो वो होगा हमारे पास nc2 होगा, माइनस का, माइनस nc2 के बराबर होगा। माइनस का हम इसको पूरे एक्सप्रेशन को ये भी लिख सकते हैं, -1 प्लस का 2 प्लस का 3 से लेकर n तक लिख सकते हैं। और अब इन सारे पदों का आप योगफल कर लेना, क्या होगा -n+1/2 के बराबर आ जाएगा। क्लियर हो गया क्या, -n+1/2 के बराबर होएगा। लास्ट एक्सपेंशन में इंटीग्रेशन, अरे भाई सही कर लेना तुम उसको, इंटीग्रेशन ही तो है। ठीक है, तो आएगा माइनस का 1 प्लस का 2, अगर यही हमारे पास ब्रैकेट में प्लस प्लस के आते रहते, मतलब ऐसा आ जाता, x प्लस का 1 आ जाता, x प्लस का 2 आ जाता, x प्लस का 3 आ जाता, x प्लस n आ जाता, ऐसे ये भी हमारे पास n टर्म ही है। अगर इस एक्सप्रेशन में आपको पूछ लिया जाए कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n माइनस 1 पूछ लिया जाए, तो वो जो प्रसार वो होगा हमारा प्लस में आ जाएगा, n+1/2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, n+1/2 के बराबर आएगा। ठीक है भाई। अच्छा, अगर आपके पास ऐसा दे रखा हो, कोई मल्टीनोमियल सीरीज दे रखी हो, मल्टीनोमियल सीरीज का मतलब है कि जब हम द्विपद प्रमेय करते हैं ना, द्विपद प्रमेय में तो a प्लस बी की पावर n ही होती है। मल्टीनोमियल सीरीज के अंदर जो ब्रैकेट होता है उसमें बहुत सारी टर्म होती है, कितनी भी टर्म हो सकती है। जैसे मैं कहूं कि यहाँ पर दे रखा है हमें a1 दे रखा है, प्लस का a2 दे रखा है, प्लस का a3 दे रखा है, डॉट 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 m टर्म दे रखी है इस ब्रैकेट के अंदर, और उसकी पावर है n। और ये जो सारी टर्म है वो हमारी डी सिमिलर टर्म है। डी सिमिलर का मतलब क्या है कि इनको मल्टीप्लाई करने से एक नहीं बन जाएगी, ये कि a1 a2 को मल्टीप्लाई करने से x की पावर 3 बन रही है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करें तो इनसे भी x की पावर 3 बन रही है, तो फिर वो एक में काउंट हो जाती है। ऐसी टर्म नहीं बननी चाहिए। ऐसी टर्म अगर नहीं बन रही, डी सिमिलर टर्म है, तो इसके प्रसार में कुल पदों की संख्या होगी n+m-1 cm-1, लिख लो। प्रसार में कुल पदों की संख्या होगी n+m-1 cm-1, ये टोटल नंबर ऑफ टर्म रहेगी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है भाई, जैसे आपके पास ऐसा आ गया
कि 2x माइनस का 3y प्लस का 4z और प्लस हमारे को दे रखा है 2k दे रखा है और उसकी पावर हमें दे रखी है 10। आपको ये पूछ लिया जाए कि इसके प्रसार में कुल पदों की संख्या कितनी है, टोटल नंबर ऑफ टर्म इन एक्सपेंशन, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। अगर इसके प्रसार में कुल पदों की संख्या अगर आपसे पूछ ली जाए तो उस केस में आप क्या करोगे, इसके अंदर टोटल टर्म कितनी है, अंदर 4 है और डिसिमिलर है, इनको मल्टीप्लाई करने से इसको मल्टीप्लाई, कोई भी दो को मल्टीप्लाई करने से तीसरे में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। ये है हमारे पास n का वैल्यू और m का वैल्यू हमारे पास कितना है, 4। यहां पर पुट कर दो n प्लस m, n प्लस m माइनस 1 cm माइनस 1 आ जाएगा ऐसा, तो आएगा हमारे पास 13c3, हमारे पास इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म हो जाएगी, 13c3 टोटल नंबर ऑफ टर्म हो जाएगी। ठीक है क्या, चलो जी बहुत बढ़िया बात। अच्छा एक चीज हमसे और पूछी जाती है, सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट, सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट। अगर हमसे पूछा जाए सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या है, सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट, जब भी हमें सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट निकालना है तो इस केस में हमारे पास इसमें जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सब के बराबर हम 1 पुट कर देते हैं। पुट x बराबर, या लिख देता हूं पुट a1 बराबर, a2 बराबर, a3 बराबर, हम क्या रख देते हैं 1 के बराबर। अगर आपको सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम निकालना है कोई भी द्विपद प्रमेय में या मल्टीनोमियल सीरीज अगर आ गई उसमें, तो आप जितने भी वेरिएबल्स हैं सबके बराबर 1 1 1 पुट कर दो, तो वो हमारे पास सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट आ जाता है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है वो आपका फिनिश है। एक टर्म हमारे पास और बच गई है, अगर ऐसा हमारे को दे रखा हो 1 प्लस एक्स की पावर n दे रखा हो, है ना, इसके प्रसार में टी आर वा टर्म, टी आर प्लस 1 वा टर्म और टी आर प्लस 2 नंबर का टर्म, है ना, कोफिशिएंट ऑफ टी आर प्लस 1, टी आर प्लस 2 आर इन एपी, अगर ये समांतर श्रेणी में रहे, अगर ये समांतर श्रेणी में रहे तो एक फॉर्मूला हम यूज करते हैं n माइनस 2r का होल स्क्वायर और बराबर होगा n प्लस 2 होगा। लिख लो भाई, n माइनस 2r का होल स्क्वायर बराबर होगा n प्लस 2 होगा, n माइनस 2r का होल स्क्वायर बराबर n प्लस 2। कई बार आ जाता है कि ये इतनी पावर है तो इसमें ये पदों के जो कोफिशिएंट है वो समांतर श्रेणी में है, तो जब 3 टर्म समांतर श्रेणी में हो तो उस केस में इन सब में से जो सबसे छोटा होता है वो r माना जाता है। इस पावर में से छोटे वाले का डबल करके माइनस करके स्क्वायर कर देते हैं और इस ब्रैकेट में प्लस 2 करके बराबर कर देते हैं, तो हमारे पास इससे एक्सप्रेशन बन जाता है। ठीक है भाई, ये लो, ये आपका टॉपिक बाइनोमियल फिनिश। और कल की क्लास के अंदर देखते हैं अभी क्या करवाएं, डिसाइड नहीं कराए, फंक्शन वगैरह करवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन फंक्शन से पहले मैं सोच रहा हूं कि आपको एक बार ग्राफ करवा दिया जाए। ठीक है, तो शायद हो सकता है ग्राफ की क्लास लगा देंगे, और ग्राफ में बहुत सारी चीजें होती है, एडवांस लेवल की चीजें होती हैं, तो वो ग्राफ बढ़िया तरीके से आपको करवा दिया जाए। क्यों, सही रहेगा ना, है? हाँ जी, तो देख लो आप इतनी सी देर में अगर आप खुद से रिवाइज करते चीजों को तो नहीं हो पाता, और मैंने वो चीजें आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता दी और बहुत जल्दी कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा रिकॉल मैंने करवा दिया आपको। 1.5 घंटे की क्लास में बाइनोमियल फिनिश कर दिया, वैसे 3 घंटे में खत्म होता है। ठीक है, लेकिन एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट आपका इस सेशन पे जरूर होना चाहिए, क्योंकि भाई ज्यादा टाइम में चीजों को ज्यादा करवाना पॉसिबल है, लेकिन कम टाइम में ज्यादा चीजों को एक स्पीड के साथ में, रिवीजन स्ट्रेटजी के साथ में करवाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और वो हमने कर दिया है। ठीक है, मेरे पास थोड़ा टाइम होता तो अभी तो मैं क्वेश्चन और करवा देता, लेकिन वो मैं आपको प्रैक्टिस वाली क्लास के अंदर करवा दूंगा। ठीक है भाई, चलो फिर मिलते हैं अगले सेशन में, मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।